everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। ओके, सो अभी तक हमने समझा कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है और काफ़ी सारे उसके फीचर्स डिस्कस किए हमने। एंड प्रीवियस वीडियोस में तो हमने मार्केटिंग की फिलॉसफीज डिस्कस की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में। एज यू पीपल कैन सी ऑन द स्लाइड, इतने सारे फंक्शंस हैं मार्केटिंग के एंड आप इंकी पिंकी पॉन्की करके 3 से 4 सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या आती है हमें एग्जाम में केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में किसी भी पार्ट से कोई भी फंक्शन पूछा जा सकता है। वो आपको एक केस स्टडी दे देंगे और बोलेंगे मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन यहाँ पे हो रहा है बताइए, और वहाँ पे आपने अगर 3 से 4 पढ़ी होंगे तो आप भगवान भरोसे हो जाएंगे। वो हम नहीं चाहते, इसलिए हम आपको सारे फंक्शंस के बारे में डिटेल वे में समझाएंगे। एंड आपको भी यही करना है कि हर एक फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट है अच्छे से क्लियर करना है, और अगर एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है मार्केटिंग का, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप ये देखिए, हमने क्या बोला कि मार्केटिंग और सेलिंग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं कि मार्केटिंग में हम सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में, जबकि सेलिंग में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट बना रहे थे अपने मन से और उसको बेचने का काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कस्टमर की नीड्स को समझना आता ही नहीं था। तो वो बिल्कुल फैक्ट्री में शुरू होता था, फैक्ट्री में ही खत्म हो जाता था। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा होता है कि पहले आपको मार्केट में जाके पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू आप उनको वही चीज़ प्रोवाइड करके उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आई गेस मैंने ये वाला डायलॉग तो ना इतनी बार बोल दिया है कि जो रेगुलरली वीडियोस देख रहे होंगे उनको रट गया होगा ये चीज़। तो बिल्कुल ऐसे ही रट लेना है, क्योंकि यही चीज़ आपको अपने आंसर में लिखनी है। सो फर्स्ट इसमें ये बोलते हैं कि आपको सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, मतलब इकट्ठा करना है, उसके बाद उसे एनालाइज करना है। अब इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे, उसका काम नहीं लाएंगे उसको और उसका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या मतलब हुआ इतनी मेहनत करने का। तो आप कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी भी करनी है और उसको एनालाइज भी करना है। उसके बेसिस पे देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या चाहती है, हम क्या प्रोडक्ट्स बनाएं, और यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन मार्केटिंग का पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा आपका सेकंड फंक्शन। वो कौन सा है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई मैंने कस्टमर की नीड्स को समझ लिया है ना, मेरे को पता चल गया है कस्टमर को क्या चाहिए। अब मुझे क्या करना है, उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाना है, डेवलप करना है और उन तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन में मार्केटिंग के आप प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम करते हैं, डिज़ाइन करने का काम करते हैं। अब बताओ डिज़ाइनिंग पहले होगी या डेवलपमेंट पहले होगी? इतने समझदार तो आप हो गए ना। पहले तो हम किसी चीज़ का डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसके बाद ही तो उसको डेवलप करते हैं। तो डिज़ाइनिंग करेंगे पहले पेपर पे, उसके बाद उसको डेवलप करने का काम करेंगे एक्चुअल रियलिटी में। चलिए, इसके लिए आपको लगेगी मार्केटिंग प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज तो बनानी ही पड़ेंगी। भाई हमारा छोटा एग्जाम भी होता है, हम उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो मार्केटिंग तो कितनी बड़ी लेवल वाली चीज़ है, तो उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये भी एक फंक्शन है मार्केटिंग का। देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये बोलते हैं कि भैया ऐसे ही कोई प्रोडक्ट बनाए और ऐसे ही लोगों को बेच रहे हैं, सही लगेगा क्या? ये बोलेंगे लो स्टेंसिल ले लो, स्टेंसिल ले लो, स्टेंसिल ले लो, स्टेंसिल ले लो। सामने वाले बोलेगा भाई नहीं चाहिए, क्या है हमें तो पता भी नहीं है। तो आपको इसको अच्छे से पैकेज, मतलब एक पैकेट में डालना पड़ेगा, ऊपर ब्रांड नेम और लेबलिंग पूरी करनी पड़ेगी, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या क्या यूजेस करते हैं, कब तक वैलिड रहेगा, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही कोई इसे खरीदने के लिए आएगा।
सो आपको पैकेजिंग और लेबलिंग भी करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना उनकी पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। कभी देखा है किसी छोटे मोटे प्रोडक्ट को बिना पैकेट के आते हुए? हाँ, लोकल प्रोडक्ट्स यूजुअली आते हैं बट उसमें भी पैकेजिंग होती है ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से। देन दे से स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। भाई हमेशा बोला जाता है कि अगर आपको कोई खाना खरीद के खाना है, मतलब कोई खाने की आइटम बाहर से खरीदनी है, चेक करो ये FSSAI के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो दैट मीन्स उसका साइन है कि नहीं है, उसकी ग्रेडिंग का मार्क है कि नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन का मार्क है कि नहीं है। हेलमेट खरीदते हैं तो बोलते हैं ISI मार्क वाला ही हेलमेट खरीदो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइजेशन है, कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हुए हैं। अगर प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड का बनता है तभी वो मार्केट में आ सकता है और बिक सकता है। और ग्रेडिंग मतलब अच्छे ग्रेड का, बुरे ग्रेड का, मॉडरेट ग्रेड का, ये सब रहता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे। देन है ब्रांडिंग। लगे हाथ अपने ब्रांड को भी तो प्रमोट करना है। ये नाइकी, एडिडास, ये सब क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट को तो प्रमोट करते ही करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपने ब्रांड को। नाइकी के जॉर्डन शूज़ क्या है? ब्रांडिंग है। सो आपको अपना ब्रांड भी प्रोडक्ट के साथ फेमस करना होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप ब्रांडिंग करते हैं, प्रोडक्ट पे अपना लेबल लगाते हैं। वही जीन्स नॉर्मली खरीदोगे तो 200 में मिल जाएगी, वही जीन्स एडिडास के शोरूम में जाके खरीदोगे तो 2000-3000 से नीचे नहीं आएंगी। तो ये ब्रांड की कीमत हो जाती है। तो अगर आपको प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी है, ब्रांड का नाम चिपका दो, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत कर दी, डिज़ाइनिंग कर ली, डेवलपमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया, राइट? प्रोडक्ट बना लिया। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड इस प्रोडक्ट को मैं कितने रुपए में मार्केट में बेचूं। ऐसे ही थोड़ी ना आप डिसाइड कर लोगे कि ये मुझे ना ठीक ठाक लग रहा है तो इसको मैं 9 रुपए में बेच देती हूँ। भाई पता करो इसके अंदर जो चिप लगी हुई है 900 रुपए की है। 9 रुपए में कैसे बेच पा रहे हो आप उसे? ये नॉर्मल पेन नहीं है, दिस इज अ स्टाइलस। तो इसके अंदर जो चिप लगी हुई है वो 900 रुपए की, आप इसे 9 रुपए में नहीं बेच सकते हो। सो आपको प्राइसिंग के लिए इसकी कॉस्ट, मतलब इस पर कितना रॉ मटेरियल लगा है, कितने का लगा है, कितनी मेहनत लगी है और कितना प्रॉफिट मार्जिन आप ऐड करके बेचना चाहते हो, वो सब देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस फिक्स करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि इसके जितने फीचर्स हैं क्या उसके कंपैरिजन में कस्टमर उतना प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्या अफोर्डेबल होगा उसके लिए वो चीज़, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। सो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट भी इसमें आता है। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ता है, अपने पास बना के हमेशा के लिए रख थोड़ी ना लेंगे, फिर मतलब क्या हुआ प्रोडक्ट बनाने का। सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी होता है। अच्छा, प्रोडक्ट बनते ही एकदम से बिक जाता है क्या? ऑब्वियसली नहीं, थोड़े टाइम तो वो आपके वेयर हाउस में पड़ा ही रहता है ना। तो थोड़े टाइम जब वो आपके वेयर हाउस में पड़ा होगा तो वो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग वाला फंक्शन कर रहा होगा मार्केटिंग का। स्टोरेज में पड़े रहने का मतलब है मैंने बहुत सारा बल्क में कहीं से रॉ मटेरियल नहीं, मैं ट्रेडिंग का काम करती थी, मैंने बल्क में कहीं से सामान मंगवा लिया है। अब एकदम से तो मेरे पास फटाफट ऑर्डर्स नहीं आएंगे ना कि मेरा सामान बिल्कुल ऐसे चुटकियों में बिक जाए, मुझे उसे फॉर द टाइमिंग कहीं रखना पड़ेगा ना। तो जिस प्लेस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को रखते हो फॉर द टाइमिंग, वो स्टोरेज एरिया कहलाती है। अगर वो छोटी मोटी होती है और अगर वो बड़ा सारा है तो वो वेयर हाउस कहलाया जाता है। अच्छा, एक और चीज़, कभी कोई वेयर हाउस देखने को मिले तो एक बार विजिट ज़रूर करना। यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि कई वेयर हाउसेज में पैकेजिंग वगैरह भी होती है, बहुत कुछ होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देन है प्रमोशन। भाई प्रोडक्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, प्रमोट भी तो करोगे, लोगों को बताओगे भी तो सही, देखो देखो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, कौन कौन खरीदना चाहता है। करोगे कि नहीं करोगे? उनको रात को ऐसा तो होगा नहीं वो सोएंगे और उनको सपना आएगा कि अरे पायल मैम ने वो प्रोडक्ट बनाया है, हमें खरीदने जाना है। नहीं, उन्हें शो करना पड़ेगा कि बेटा देखो मैंने ये बुक बनाई है, आप इंटरेस्टेड हो इसे परचेज करने में, और वो इंटरेस्टेड होंगे तो ले लेंगे। तो प्रमोशन भी रिक्वायर्ड होता है। अभी बनाई नहीं है मैंने बुक, जल्दी बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, अब जहाँ मैंने प्रोडक्ट बनाया है ज़रूरी थोड़ी ना वो वहीं पे बिक जाए, उससे हो सकता है मैं यहाँ बना रही हूँ, भोपाल में बना रही हूँ, लेकिन मुंबई में बेच रही हूँ, दुबई में बेच रही हूँ, और दूर की सोचे तो USA में बेच रही हूँ,
तो ऐसे में प्रोडक्ट मुझे यहाँ से मुंबई, दुबई, यूएसए पहुँचाना पड़ेगा ना, प्लेन से, शिप से, ट्रक से, गाड़ी से, जिस भी मर्जी वे से। तो वो आएगा ट्रांसपोर्टेशन में, कि आपको प्रोडक्ट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना पड़ता है। प्लस रॉ मटेरियल्स, आपके रॉ मटेरियल्स मान लीजिए कहीं से आ रहे हैं, फर्स्ट से चाइना से आ रहे हैं, तो आपको चाइना से रॉ मटेरियल्स मंगवाने पड़ेंगे, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी मार्केटिंग का ही फंक्शन होता है। तो थोड़ा सा समझ रहे हो मार्केटिंग का एस्पेक्ट कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्कोप है इसका। कहाँ सेलिंग से हम इसको कंपेयर कर रहे थे जिसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्ट बनता है और बिकता है, दैट्स इट। थोड़ी बहुत प्रमोशन हो जाती है, एडवर्टीजमेंट हो जाती है। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। भाई यहाँ पे ये सिस्टम नहीं चलता कि एक बार सामान खरीद लिया तो हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने शॉप पे ऐसा नहीं लिख के रखा है। एक बार आप सामान खरीद लीजिए, आपको उस सामान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हमें कॉल करिएगा, हम उसे सही करने आएंगे। जैसे हम घर में वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, तो जिस भी कंपनी का वो एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन होता है, तो अगर मान लीजिए कोई ख़राबी होती है तो हम उन लोगों को ही कॉल करते हैं ना कि भाई साहब एक बार आके देखना, चल नहीं रहा थोड़ा सा। हमारी वॉशिंग मशीन हमने नई नई ली थी, तो वो एकदम ऐसे ऐसे मतलब चलते चलते इतनी ज़ोर से काँपती थी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बिल्कुल अपने आप ही चली जाती थी। हम उसे यहाँ रखते थे ना, जब वो नई नई थी तब की बात कर रही हूँ, यहाँ रखते थे, वो चलते 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 यहाँ तक आ जाती थी। तो हमने उनकी कंपनी में कॉल किया कि भाई देखो ऐसी है तुम्हारी मशीन, तो क्या भूत वूत है इसके अंदर, कुछ कर रही है, देख लो आके। फिर वो आए, उन्होंने पूरा सेट किया। तो ये क्या है, ये सारी आफ्टर सेल सर्विसेज है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। मतलब कस्टमर को किसी भी चीज़ की नीड है, आप उसको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, ये भी मार्केटिंग में आता है। सेलिंग में नहीं आता ये चीज़। सेलिंग में होता है एक बार प्रोडक्ट आपका, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारे पास दोबारा मत आना, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें नया प्रोडक्ट ना खरीदना हो तो। बल्कि मार्केटिंग में ऐसा होता है कि भैया शुरू भी वो पहले हो जाता है कि मार्केट में रिसर्च करो, ये करो, वो करो, फिर प्रोडक्ट डेवलप करो, और ख़त्म भी बेचने के बाद होता है। उसके बाद भी आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, एंड उसके बाद कहीं जाके मार्केटिंग खत्म होता है, या आई शुड से मार्केटिंग कभी ख़त्म ही नहीं होता है। सो मार्केटिंग के ये सारे फंक्शंस हैं। लेट मी काउंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंक्शंस हैं मार्केटिंग के। ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब आप बोलेंगे मैम अभी आपने पढ़ा तो दिया, और क्या इतने अच्छे से पढ़ने हैं। तो बेटा अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है, अभी तो खेल बहुत बाकी है। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ, अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी पिक्स के साथ सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन से। ये बोलते हैं सी, ऐसे मानिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे मानिए ये मैं हूं, ठीक है, ये कौन है, मैं हूं। यहाँ पे ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, अब हो रहा है, ओके। सो ये मैं हूं, मैंने एक शॉप खोली है, ओके। आप सब बच्चों को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि मेरा इंटरेस्ट कौन सी शॉप खोलने का होगा। मैंने खोली है मिठाई की शॉप। दो मुझे वैसे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मुझे एग्जाम्पल लेना इसका पसंद है। सो मैंने मिठाई की शॉप खोली है। मैंने जिस लोकेलिटी में शॉप खोली है मिठाई की, वहाँ पे ना अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनती रहती थी। तो लोग ना हर एक टाइप की मिठाई से थोड़ा बोर हो गए थे। लाइक काजू कतली से भी बोर हो गए हैं, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से वही खा रहे हैं। जलेबी से भी बोर हो चुके हैं, क्योंकि कितने सालों से वही खा रहे हैं। देन वो पान वाली आई थी कुछ साल पहले, लेकिन वो भी पिट गई। एंड उसके अलावा खोया बर्फी, सिर्फ इतने ही याद आ रहे हैं। लड्डू लड्डू लड्डू, आई फॉरगॉट। सो अलग अलग तरह के लड्डू, ये सारे लड्डू, ये सारी मिठाइयाँ आज तक इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में मिल रही थी। तो लोग ये सब खा के अब बोर हो चुके हैं। नाउ दे डोंट वांट टू ईट ऑल दीज मिठाईज। पर मैंने शॉप खोलनी है मिठाई की ही। क्यों? क्योंकि मैंने ये एनालाइज किया है कि हमारे एरिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स। हर अगले महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ जाता है, और फेस्टिवल्स पे आज भी इंडियन ट्रेडिशन यही बोलता है कि जब तक घर में मिठाई ना आए तब तक फेस्टिवल इनकम्प्लीट लगता है।
जितने मर्जी कुकीज़, चॉकलेट्स, नमकीन्स ले आइए, लेकिन मिठाई को वो रिप्लेस नहीं कर सकते। सो मुझे इतना तो पता था कि इस एरिया में चलेगी तो मिठाई ही चलेगी, बस मुझे थोड़ा सा हट के कुछ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे समझ में आया कि मुझे क्या खोलनी है शॉप, मतलब किस चीज़ की शॉप खोलनी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मुझे बनानी कौन सी मिठाई है। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको पूरा मार्केटिंग का ही फंक्शन समझा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये किया कि मैं गई मार्केट में, ठीक है, अलग अलग शॉप पे बहुत सारे कस्टमर्स खड़े हुए थे, उनसे मैंने एक एक करके पूछा कि सर आपको क्या खाना पसंद है, किस चीज़ का फ्लेवर अच्छा लगता है आपको, क्या मतलब किस चीज़ का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो किसी ने मुझे बोला कि हमें केसर पसंद है, किसी भी मिठाई में केसर होता है तो वी लाइक इट। किसी ने बोला काजू कतली पसंद है, मतलब काजू कतली नहीं बट काजू का एक फ्लेवर पसंद है। किसी ने बोला कि खोया का एक फ्लेवर पसंद है। अब ये थी इंफॉर्मेशन जो मैं मार्केट से इकट्ठी करके लाई, मतलब मैं मार्केट से ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर करके लाई। अब गैदर कर ली तो भैया क्या काम चल जाएगा इसी से, क्या मैं ये सारी मिठाइयाँ बनाती रहूँगी? ऑब्वियसली नहीं। मैंने ये समझा कि मैंने इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर ली है, अब मुझे इसे एनालाइज करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या चाहते हैं, क्या वो काजू खाना चाहते हैं या केसर खाना चाहते हैं या खोया खाना चाहते हैं। तो आई रियलाइज देयर वर 40% ऑफ द पीपल जो नहीं सॉरी 20% ऑफ द पीपल जो खोया वाली मिठाई पसंद करते थे, लेकिन 40 केसर वाली पसंद करते हैं, 40 काजू वाली पसंद करते हैं, लेकिन अकेले अकेले इतना ज़्यादा उसका वो नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। तो मुझे ये समझ में आया खोया वालों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम है, और केसर और काजू ऑलरेडी किसी ना किसी मिठाई में यूज़ हो रहा है, लेकिन लोग उससे बोर हो चुके हैं। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि केसर और काजू दोनों को मिला के एक नया फ्लेवर का मिठाई बनाऊं, एक नई शेप की मिठाई बनाऊं। वो देखते हो आजकल ऐसे आती है, एक एप्पल की शेप की बनी रहती है, उसमें एक लीफ लगी रहती है, या पान की शेप की आती है अलग सी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे ही इनोवेशनल करते हैं, एप्पल की शेप का हम मिठाई बनाएंगे, उसमें केसर के वाटर की लेयर लगाएंगे और अंदर काजू की फिलिंग करेंगे और थोड़ा बहुत खोया भी डाल देंगे, तो जो 20% वाले लोग हैं वो भी खुश हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, उस पूरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया और ये समझा कि लोगों को अब कुछ नया चाहिए, और नया भी इस तरह का चाहिए कि उनको केसर और काजू का फ्लेवर चाहिए और कुछ लोगों को खोया का चाहिए। तो मैं क्यों ना इसके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करूं ताकि वो 40% वाले भी मेरे पास आए, केसर खाने वाले, काजू खाने वाले 40% भी मेरे पास आए और खोया वाले भी ना जाएं। तो अल्टीमेटली मैंने पूरे मार्केट को कैप्चर करने के बारे में सोच लिया। यहाँ पे फंक्शन जो मार्केटिंग का इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है, वो है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। ये मैंने पूरी जो मुशक्कत की है वो क्यों की है, ताकि मैं मार्केट की सिनेरियो को अच्छे से समझ सकूं और उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप करूं। सो प्रोडक्ट डेवलप करने के बारे में मेरे दिमाग में कब आया, जब मैंने पूरी एनालिसिस कंप्लीट कर ली, और कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है ये भी मुझे समझ में आ गया, जस्ट बिकॉज आई हैड द राइट इंफॉर्मेशन विद मी। सो दे से one of the most important functions of the marketer is to gather and analyze market information। सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा जो काम होता है वो एक मार्केटर का यही होता है कि उसे मार्केट में जाके इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और एनालाइज करना है। दिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। अब पूरा मार्केटिंग जो सिस्टम है वो बेस्ड ही इसके है कि उन्हें कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। अब कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो उनकी नीड्स को भी तो पहले समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। एंड टेक वेरियस डिसीजंस फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रोडक्ट की एंड सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में सोचना है तो आपको पहले ये पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके, कीवर्ड्स, मार्केट, बुक खोल के बैठे हो तो इसको मार्क करो। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, वो स्वॉट वाली चीज करते ना,
बस ऐसे मानिए इसमें एक वही चीज़ हो रही है कि हम मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं और थ्रेट्स को देख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि स्टिल पीपल आर इंटरेस्टेड इन ईटिंग मिठाई, एंड थ्रेट्स क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिठाईज हैं, अगर आपने वही वाली शुरू कर दी दुकान तो आपके लिए थ्रेट भरा सिनेरियो हो जाएगा, बिकॉज पीपल वोंट लाइक इट। सो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को एनालाइज करने के लिए यू आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट एज वेल एज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ओके, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। आई गेस स्वॉट लर्निंग हर किसी को पता है, स्वॉट लर्निंग या स्वॉट प्रोसेस के बारे में सबको पता है। इससे हम किसी भी इंसान की वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए कौन सी आ रही होती हैं और थ्रेट्स उसके लिए कौन सी आ रही होती हैं, उनके बारे में पता लगा लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर चीज़ से, इस पर्टिकुलर फंक्शन से हम इसी के बारे में पता लगाएंगे। देन दे से, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इन लोगों ने भी दिया है, हल्का फुल्का सा सुन लो। Rapid growth is predicted in several areas in the Indian economy, say in the use of internet, market for cell phones and several other areas. Okay, what they are saying is कि एकदम से आपको चढ़ाव देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी किस किस चीज़ में, इंटरनेट में, मोबाइल सेल फोन्स के यूजेज में। आई गेस सबने देख ही लिया होगा लॉकडाउन में क्या हाल हुआ, एकदम से जिनके घर में एक स्मार्टफोन था अब 3 से 4 स्मार्टफोन है। पहले क्या होता था, एक ही स्मार्टफोन से मम्मी पापा सब काम चला लेते थे, बट नाउ एवरीबडी नीड्स देयर ओन स्मार्टफोन्स। क्यों? क्योंकि उनका काम रुक गया है। बच्चों को अपने खुद के स्मार्टफोन्स चाहिए। आई रिमेंबर 3-4 मंथ्स पहले मेरी एक छोटी सी भांजी है, बिल्कुल छोटी सी, सॉरी भतीजी, उसने बोला कि मुझे आईपैड चाहिए बिकॉज मुझे स्कूल अटेंड करना होता है। तो सोच के देखिए कि कितनी डिमांड इंक्रीज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि पूरी एजुकेशन सिस्टम ही ऑनलाइन आ गई है, स्पेशली फॉर द मतलब ये कोरोना पीरियड। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एकदम से चढ़ाव देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी इंटरनेट और सेलफोन्स के मार्केट में। बिल्कुल वही हुआ। विच ऑफ दीज एरियाज आर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन शुड एंटर, ऑन विच एरिया शुड इट एक्सपैंड, रिक्वायर्स अ केयरफुल स्कैनिंग। पर अब देखिए ये ना बहुत बड़ा और वाइडर चीज़ है। इसमें किस चीज़ में जाना है, क्या करना है, कितने हद तक करना है, क्या फीचर्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी एनालाइज करनी पड़ेंगी, अच्छे से स्कैन करनी पड़ेंगी। केयरफुल स्कैनिंग की ज़रूरत है। अगेन ये भी क्या है, एक कीवर्ड है। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं ताकि आप इसे अपने आंसर में लिख सकें। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, लेमन्स लैंग्वेज के साथ, मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के साथ कुछ कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू पीपल। फिर ये बोलते हैं विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ केयरफुल मार्केट एनालिसिस। ये पूरी चीज़ हो सकती है, केयरफुल स्कैनिंग हो सकती है कैसे, मार्केट एनालाइज करने से, मार्केट एनालिसिस से। चलिए ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट से इंफॉर्मेशन निकालना कितना ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में भी तो बात करें कि मार्केट से इंफॉर्मेशन निकाले कैसे, मतलब वो कौन से वेज हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो उनके बारे में यहाँ पे बात हुई है थोड़ी सी। दे से विद द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के एग्जिस्टेंस में आने से a new trend has emerged in collection of market information। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। More and more companies are using interactive sites on the internet to gather information, views and opinions before taking important business decisions। Okay, एक एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट वहाँ से। गवर्नमेंट जब भी कुछ नया प्रोजेक्ट लाने वाला होता है ना, प्रोजेक्ट एज इन लॉ या फिर पॉलिसी, कोई स्कीम, कुछ भी ऐसे लाने वाला होता है, तो उससे पहले ना वो इंटरनेट पे ना एक पर्टिकुलर सेक्शन में वो पूरा ड्राफ्ट तैयार करके आपको देता है। वो बोलता है सिटीजन्स आओ इस ड्राफ्ट को चेक करो और मुझे बताओ कि क्या इसमें कमी पेशी है और क्या चीज़ें ऐड और माइनस हो सकती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है। आई हैव सीन मेनी पीपल, हमारी टीम में से, एमवी की टीम में से कुछ लोगों ने अपना अपना रिव्यू दिया था और उनके रिव्यूज़ को सेलेक्ट भी किया गया ओवर द टाइम्स। तो क्या होता है कि आप अपना ओपिनियन देते हैं, अगर उनको वो ओपिनियन वैलिड लगता है या वो पॉइंट उनको लगता है कि अरे ये तो हमने स्किप कर दिया, तो उसे ऐड करते हैं और फिर पॉलिसी वगैरह उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ये भी समवॉट इंफॉर्मेशन गैदर करने का ही तरीका है, लोगों की डिमांड को समझने का तरीका है कि लोगों को लॉ में क्या चीज़ें चाहिए, स्कीम्स में क्या चीज़ें चाहिए, पॉलिसीज़ में क्या चीज़ें चाहिए। सेम वे, अब जैसे आजकल आई गेस एवरीबडी इज़ यूजिंग इंटरनेट, तुम लोग 12th क्लास में ऑब्वियसली तुम लोग भी यूज़ कर रहे हो।
तो कोई भी साइट खोल के देखो, कई बार वो आपके यहाँ पे पोल रखते हैं येस और नो वाले, या फिर आउट ऑफ दीज 4 चूज करो आपको कौन सा चाहिए। ये क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक सिस्टम होता है। परसों ही मैं एप्पल के सपोर्ट सिस्टम पे कुछ अपनी क्वेरी डाल रही थी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन फॉर्मेट में एक गूगल क्वेश्चनर होता है, मतलब क्वेश्चनर का मतलब होता है बहुत सारे क्वेश्चन जब एक पेज पे लिखे जाते हैं, तो गूगल क्वेश्चनर उन्होंने एक प्रिपेयर किया हुआ था। उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद एप्पल्स लाइक सर्विसेज एंड व्हाट ऑल यू वांट इन फ्यूचर। तो उसमें व्हाट ऑल यू वांट इन फ्यूचर में जो भी आप भरोगे वो उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका होगा। एंड सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो इंस्टाग्राम तो आई गेस अपन सब चलाते हैं राइट। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हीरो हीरोइंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पोल कराते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसका बनाना चाहिए, इस चीज़ का या इस चीज़ का, बताइए। और फिर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि लोगों को किस चीज़ का वीडियो देखना है। ये भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक तरीका होता है। सो आई गेस इस लास्ट वाले एग्जाम्पल से आप सब रिलेट कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई फिल्म स्टार को तो तुम सबने फॉलो करके देखा ही होगा और रखा ही होगा, और वो भी ऐसे पोल पूछते रहते होंगे। तो बस वहीं से ही आपको पता चल सकता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में कितना ज़्यादा आजकल सहूलियत हो गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे लोगों से इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। पहले आपको बाकायदा मार्केट में जाना पड़ता था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। Then they say one of the popular TV news channel in Hindi seeks viewers' choice through SMS on which of the given 4 or 5 main stories. Okay. So ये बोलते हैं कि एक बहुत पॉपुलर टीवी न्यूज़ चैनल है, हिंदी का, नाम नहीं लिखा है इन्होंने यहाँ पे। इनको व्यूअर्स की चॉइस कैसे पता करनी होती है, ये सबको मैसेजेस करते हैं। ये सबको मैसेजेस करके अपने 4 बड़ी स्टोरीज के बारे में बताते हैं कि देखो इस पर्टिकुलर मिनिस्टर की पोल खुली, इस देश की बेटी ने ये किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। ये 5 स्टोरीज हैं, आप बताइए हम कौन सी वाली चलाएं पूरे दिन। फिर आप उन्हें रिवर्ट करते हो एसएमएस का कि मुझे वो बेटी वाली स्टोरी देखनी है, एंड देन दे विल प्ले द बेटी वाली स्टोरी। सो ये भी एक मतलब तरीका है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। सो इन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से बस यही बताने की कोशिश की है कि जैसे जैसे कंप्यूटर्स की ग्रोथ होती जा रही है, इंटरनेट की ग्रोथ होती जा रही है, डिजिटलाइजेशन आता जा रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर करना थोड़ा सा ईजी भी हो गया है। लास्ट मंथ मेरे फ्रेंड ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसे उसके रिगार्डिंग कुछ वो चाहिए था, इनपुट चाहिए थे, तो उसने अपने सारे दोस्तों को वही क्वेश्चनर भेजा, गूगल फॉर्म भेजा। तो सबने अपना ओपिनियन मार्क किया और वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन पूरी मिली कि मुझे उस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मार्केट प्लानिंग। ये क्या बोलता है? देखिए गैदरिंग इन्फॉर्मेशन तो हमने समझ लिया, अब इन्फॉर्मेशन गैदर किया है तो उसके अकॉर्डिंग आगे भी तो बढ़ोगे, आगे बढ़ने के लिए कोई प्लान भी तो इकट्ठा करोगे, तो वो प्लान तुम मार्केटिंग प्लानिंग में ही इकट्ठा करते हो। सो लेट्स सी कि ये क्या बोलते हैं। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। मैं बोलती हूँ कि आपके 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं, 2 महीने बचे हैं आपके 12th के बोर्ड्स में, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ये आप हैं, ये आपके 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं और ये आपकी पढ़ाई चल रही है। ये बुक है आपकी, ठीक है। ओके सो अब आप ऐसे ही एक दिन अकाउंट्स उठा लेंगे, एक दिन बिजनेस स्टडीज़ उठा लेंगे, एक दिन इकोनॉमिक्स उठा लेंगे, फिर आपको लगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, 4 दिन वही पढ़ते रहे, फिर आपने बोला चलो थोड़ा बिजनेस स्टडीज़ भी देख लेते हैं, 8 दिन वो पढ़ लिए, फिर आपने बोला यार अकाउंट्स उठाने का तो बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है अकाउंट्स में, तो उसको भी फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं। ऐसे में आप बताओ मुझे, क्या आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है तो आपको अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको अपने लिए एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। वैसे तो प्लान और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस होता है, बट अभी हम इसको सिनोनिमस मान रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपको अपने लिए एक प्लान तो रेडी करना पड़ेगा भैया। अगर पास होना है तो हर दिन 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ने हैं, 1 घंटा बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, 1.5 घंटा
हमें पढ़ना है इको और आधा आधा घंटा इंग्लिश या फिर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। तो आपने अपने लिए प्लान बनाया ये कि वीक में मैं आउट ऑफ 7 डेज 6 डेज पढ़ूंगा और इतने घंटे पढ़ूंगा। और जब आपका रिजल्ट आया तो आपके घर वालों ने की पार्टी, क्योंकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब आप बताइए कि अच्छे मार्क्स आने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है ये वो स्ट्रैटेजी जो आपने अपने लिए बनाई थी। सो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि लाइफ में आपको कुछ भी करना है, कोई एग्ज़ाम पास करना है, कुछ बड़ा मेजर करके दिखाना है, लाइफ के गोल्स को पूरा करना है, लाइफ का करियर बनाना है, कुछ भी करना है, हर एक चीज़ के लिए आपको प्लान करना पड़ता है। आजकल तो लोग LIC की पॉलिसी लेके अपना फ्यूचर भी प्लान कर लेते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर भी प्लान कर लेते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान। ये किसी फिल्म का डायलॉग था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कौन सी फिल्म का था, बट हर एक चीज़ को आपको प्लान करके चलना पड़ता है। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं तो मार्केटिंग कैसे पीछे रह सकती है? मार्केटिंग में तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो दे से another important activity or area of work of the marketer is to develop appropriate marketing plans so that the marketing objectives of the organization can be achieved. Unless and until आप अपने मार्केटिंग के लिए एक अच्छा सा प्लान नहीं बनाते हैं, तब तक आप अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बड़ा बड़ा सोचा हुआ है ना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। Then they say, for example, a marketer of color TV having 10% of the current market share in the country aims at enhancing his market share to 20% in the next 3 years. एक कलर टीवी मैन्युफैक्चरर है या मार्केटर है, जो मर्जी बोल लीजिए, जो कि अभी करंट मार्केट पे 10% इसका शेयर बनता है। मतलब आउट ऑफ फुल मार्केट 10% कस्टमर सिर्फ इसके पास आते हैं। अब ये 10% को 20% करना चाहता है, मतलब बिल्कुल डबल करना चाहता है कि अभी मेरे पास जितने कस्टमर आ रहे हैं बिल्कुल उसके डबल कस्टमर्स मेरे पास आए। और कितने सालों के अंदर अंदर, नेक्स्ट 3 years के अंदर अंदर, he will have to develop a complete marketing plan covering various important aspects including the plan for increasing the level of production, promotion and this and that. ये बोलता है ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि मैंने सोचा कि इस साल मेरी प्रोडक्शन इतनी है और इस साल मेरे को इतने कस्टमर्स मिले थे, अगले साल इससे ज़्यादा मिल जाए और मैंने ऐसे चुटकी बजाई और अगले साल मेरे पास कस्टमर आ गए। इतना इजी खेल नहीं है, आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाने में आप क्या क्या चीज़ों को याद रखेंगे कि क्या मेरे पास उतनी कैपेसिटी है उतना सामान बनाने की। अभी देखो मेरे पास इतनी मशीन्स थी तो मेरा प्रोडक्शन इतना हो रहा था, अब इन्हीं मशीन्स के साथ मैं इतना प्रोडक्शन तो नहीं कर सकती ना, मुझे मशीन भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी। ये भी देखना पड़ेगा कि सुबह शिफ्ट लगती है अभी तक, तो रात वाली एक शिफ्ट स्टार्ट कर दूं, थोड़ी और लेबर को हायर कर लूं, प्रमोशन दूं लोगों को ताकि वो अच्छा काम करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो दूर दूर की हैं, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को एनालाइज करके मार्केट प्लानिंग कर पाएंगे और मार्केट में अपना दमका जमा पाएंगे। सो मार्केट प्लानिंग में सिर्फ इतना ही, वाओ इतना छोटा सा था। एनीवेज एग्जाम्पल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, यही आप यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा डिटेल में आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब आपने पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे प्लानिंग कर ली है। Now you will have to convert your ideas into some execution। वो बोलते हैं ना आइडियाज तो आप ले आए लेकिन एग्जीक्यूट तो करो, इम्प्लीमेंट तो करो, तो वो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम यहाँ पे आया है। ये है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें ये क्या बोलते हैं, ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने टार्जन मूवी देखी है। अगर देखी होगी तो आपने एक सीन जरूर देखा होगा जहां पे अजय देवगन 4 लोगों से मिलने चाहता है कुछ पेपर्स लेके, पर जब वो वहां पे जाता है वो 4 लोग उसे मार डालते हैं, उसकी गाड़ी को कहीं फेंक देते हैं और वो पेपर जो थे उनको चुरा लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक उन पेपर्स पे ऐसा क्या होगा? उन पेपर्स पे थे ये डिजाइन्स। यस,
अजय देवगन उस मूवी में गाड़ियां डिजाइन करता था और वो कुछ एक्सक्लूसिव डिजाइन्स बना के उन 4 लोगों के पास ले गया था जिन्होंने उसे झांसा दिया था कि हम तुझे पार्टनर बनाएंगे इन गाड़ियों की प्रोडक्शन में। लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में, फेम बचाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, उस बंदे को, अजय देवगन को मार दिया और वो डिजाइन चोरी करके अपने नाम से गाड़ियां प्रोड्यूस कर दी। अब यहाँ से हम क्या सीखते हैं, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि भैया ये जो डिज़ाइनिंग वाला काम होता है ना, ये एवं ही नहीं होता। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की बात कर लो, घर डिज़ाइनिंग की बात कर लो, हर एक चीज़ में आजकल बहुत सारा पैसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक, ज्वेलरी ऐसी डिज़ाइन हो जाती है? नहीं, मतलब ऐसे ही बना देते हैं कि मेरा मन किया यहाँ पे फूल पत्ती बनानी है, यहाँ पे ये बनाना है और मैंने बना दिया। नो, पहले डिज़ाइनर्स रखे जाते हैं, उनको ज्वेलरी डिज़ाइनर्स बोला जाता है और वो डिज़ाइन बना के देते हैं एग्जैक्ट कलर्स के साथ। हु इज़ दिस मनीष मल्होत्रा, ये बनाते हैं कपड़े, ये कपड़ों के डिज़ाइंस रेडी करते हैं, फिर अपने टेलर्स वेलर्स को बोल के, अपने लोगों को बोल के वो उसको एग्जैक्ट रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर बेचते हैं। तो ये जो पूरी डिज़ाइनिंग प्रोसेस है ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ और ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सो दे से another important marketing activity or decision area relates to product designing and development. पहले मार्केट में सब लोग एक्टिवा या एक्सेस खरीदना चाहते थे, लेकिन अगर आज की डेट में आप मार्केट जाओ तो लोग वेस्पा खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। तो ये बोलते हैं प्रोडक्ट में क्वालिटी मैटर करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन प्रोडक्ट में फीचर्स, डिजाइनिंग भी मैटर करती है। जितना बढ़िया आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन होगा उतने ही ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे उसे खरीदने के लिए। आप खुद ही एनालाइज करके देख लो, जब आप मार्केट में विजिट करते हो, ऐसे विंडो शॉपिंग करने के लिए गए हो, आप देख रहे हो हर एक चीज़ों को, आपका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे पड़ता है? जो बहुत ही अलग किस्म की बनी होती है, यूनिक डिज़ाइन होता है, अलग बिल्कुल ऐसे कुछ हटके चीज़ होती है। जाता है कि नहीं जाता है वहाँ पे ध्यान? तो बिल्कुल उस चीज़ पे अपन को फोकस करना पड़ता है जब अपन बिजनेसमैन होते हैं। और यहाँ पे वो वही चीज़ के बारे में बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि प्रोडक्ट किस डिज़ाइन का बनने वाला है, क्या यूनिक फीचर्स उसमें होने वाले हैं। The design of the product contributes to making the product attractive to the target customer. टारगेट कस्टमर को वो अट्रैक्टिव लगे तभी तो वो उसे खरीदेगा। मनीष मल्होत्रा क्यों मेहनत करता है? एक एक लहंगे पे वो 60-60, 70-70 दिन लगा देता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव बनाने की उसे कोशिश करता है। प्रियंका चोपड़ा का लहंगा ऑलमोस्ट 6 महीने में बना था, शादी का जो बना था। दीपिका पादुकोण का जो लहंगा था वो भी ऑलमोस्ट इतने टाइम ड्यूरेशन का बना था। क्यों? इतनी मेहनत क्यों लगाई? इतना क्यों मेहनत किया? क्यों ऐसे दिखाया? क्योंकि अगर उनको फ्यूचर में भी ऐसे सेल्स करने हैं बड़े बड़े, तो उनको अपना प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया डिज़ाइन का तैयार करना ही पड़ेगा। A good design can improve performance of a product and also give it a competitive advantage in the market. गाड़ी एक्सेस वाले भी बेच रहे हैं, गाड़ी एक्टिवा वाले भी बेच रहे हैं, गाड़ी जुपिटर वाले भी बेच रहे हैं, लेकिन वेस्पा को क्यों पसंद किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है, एडवांटेज मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू अच्छी डिज़ाइनिंग, और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है उसको बेचने की। For example, when we plan to buy any product, say a motorbike, we not only see its features like cost, mileage, etc., but also the design aspect, its shape, style, etc. अब कुछ लोग, कुछ लड़के, मोटरसाइकिल नॉर्मली अगर हम खरीदने चाहें ना 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 में अच्छी आ जाती है, ठीक है, बढ़िया, मतलब माइलेज भी अच्छा देंगे, अच्छी चल जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग 2.5 लाख की मोटरसाइकिल क्यों खरीदते हैं, मोटर बाइक क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर बाइक का डिज़ाइन पसंद आता है। स्पोर्ट्स बाइक है ये, ऐसे बोल के वो खरीदते हैं। बड़ी सी होती हैं, विशाल सी होती हैं, अलग यूनिक फीचर्स लगे होते हैं। तो बस वही चीज़ है कि जैसे ही आप कुछ एक्स्ट्रा कर देते हो ना, कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए बढ़िया से डिज़ाइनिंग कर देते हो ना, आप उस प्रोडक्ट को उसी सेम चीज़ों के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट में भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है, या फिर दूसरों के कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी से बिकता है, ऐसे मान के चलिए आप। ओके, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में भी सिर्फ इतना सा ही, ये भी बहुत छोटू सा ही फंक्शन था मार्केटिंग का, लेकिन बहुत मायने रखता है। जब तक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग अच्छे तरह से नहीं होएगी तब तक प्रोडक्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। एंड सेकेंडली, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की
डिज़ाइनिंग के बारे में बात की है, डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं की है। तो मैं बता देती हूँ कि एक बार ऐसे डिज़ाइंस रेडी हो जाते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करना होता है, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना होता है। जैसे अजय देवगन के बेटे ने फिल्म में क्या किया था, अपने बाप की पुरानी खंडर सी गाड़ी को एक बहुत फर्स्ट क्लास गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया था। तो पहले उसने पेपर पे उसका डिज़ाइन बनाया होगा और फिर उसे बढ़िया सी गाड़ी में कन्वर्ट किया। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेवलपमेंट। सो डिज़ाइनिंग ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस डिज़ाइन को एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है मार्केटिंग का वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इन्होंने सेम पॉइंट में दिया हुआ है, बट हम इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से समझेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। सो पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ग्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, जब भी कंपल्शन होता है, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा कंपल्शन रहता है कि अगर आप टू व्हीलर पे चल रहे हैं तो यू विल हैव टू कवर योर हेड विद अ हेलमेट, राइट। लेकिन हम उसे कब पहनते हैं, जब पुलिस वाले चेकिंग करना शुरू कर देते हैं, रास्ते में रोकना शुरू कर देते हैं। आम जनता यही करती है इंडिया की, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं आएगा, सबको पता है, राइट। पर जब भी ऐसा होता है कंपल्सरी कि अब तो हेलमेट आपको पहनना ही पड़ेगा, तो वो क्यों बोलते हैं कि आप ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहने, ऐसा हेलमेट जिसके पीछे ये मार्क बना रहता है? व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्यों बोला जाता है? उसका रीज़न ये है कि हम हेलमेट क्यों पहनते हैं। जब हम टू व्हीलर चला रहे होते हैं तो हमें हेलमेट पहनना क्यों कंपल्सरी होता है? क्योंकि टू व्हीलर से अगर आप गिरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है गॉड फॉरबिड, तो उस टाइम पे आपके हेड को प्रोटेक्ट किया जा सके। यही मेन मोटिव होता है ना हेलमेट पहनने का। आपको इतना बड़ा सा हेवी सा हेलमेट क्यों अपने सर पे लटकाना पड़ता है? क्योंकि अगर आप कहीं पे गिरे तो वो हेलमेट आपके सर को खराब होने से, मतलब चोट लगने से बचा सके। यही होता है उसका मेन मोटिव। अब कई कई केसेस तो अपन न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ते हैं कि लोगों ने हेलमेट पहना होता है लेकिन एक्सीडेंट होता है, फिर भी वो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उन्होंने तो हेलमेट पहना था, कायदे से तो उन्हें बच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट नहीं पहनते हैं। वो जब गिरते हैं, हेलमेट पे चोट लगती है, हेलमेट खुद ही टूट जाता है, तो वो इंसान के सर को क्या प्रोटेक्ट करेगा? बट व्हेन इट कम्स टू ISI मार्क वाला हेलमेट, ये आपके सर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये उस क्वालिटी का बना होता है, उस स्टैंडर्ड का बना होता है, जहां पे अगर आप गिरते हैं, ये जमीन पे पड़ता है, इसको चोट लगती है, आपको चोट नहीं लगती है। सो कुछ प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, कुछ प्री डिटर्मिन्ड मतलब पहले से ही सोचे हुए कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं कि इस स्टैंडर्ड का होगा तभी ISI की मोहर लगेगी। व्हाट डू यू थिंक, हर एक प्रोडक्ट पे ISI की मोहर लग जाती है? नहीं, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जो कि प्री डिटर्मिन्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड इसके अकॉर्डिंग बनते हैं, उन्हीं पे ही मोहर लगाई जाती है, ठीक है। सो ये मोहर हर किसी पे नहीं लगाई जाती है। सो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ predetermined specifications which helps in achieving uniformity and consistency in output। ये standardization क्यों किया जाता है? ताकि सारे प्रोडक्ट्स एक यूनिफॉर्म वे में बने, एक समान वे में बने, कंसिस्टेंट वे में बने, ठीक है। Standardization ensures the buyers that goods conform to the predetermined standards of quality, price and packaging and reduces the need for inspection, testing and evaluation of the products। अब देखो भैया, ISI मार्क लगाना था, ऑब्वियसली अगर आपको वो मार्क लगवाना है तो जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट बन के आएगा तो अपन को इंस्पेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, बार बार जांच नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले से अश्योरिटी रहेगी कि भैया ये तो क्या है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बन के आया, तभी तो इसके ऊपर ISI मार्क लगी हुई है। सो आपका थोड़ा सा टाइम, खर्चा वगैरह कम हो जाता है व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। जब भी किसी चीज़ पे मोहर लग जाए ISI की, तो मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, और इसीलिए यही एक रीज़न है तब बोला जाता है कि हेलमेट लेना है तो ISI वाला मार्क वाला ही लो। यूजुअली
ये दूसरे हेलमेट से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन चलता भी फिर उतना ही है, मतलब बहुत अच्छा चलता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है। अब भाई खर्चा कर ही रहे हो, हेलमेट खरीद ही रहे हो, तो फिर अच्छी क्वालिटी का ही खरीद लो ना, क्यों इधर उधर की क्वालिटी का खरीदना है। सो स्टैंडर्डाइजेशन इस तरह से आपकी मदद करती है। ये मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है ISI का, और भी बहुत सारे ऐसे मार्क्स बने हुए हैं जो अलग अलग चीज़ों की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कोई एनर्जी सेविंग कितनी होती है इस प्रोडक्ट पे, उसके बारे में बताता है। जैसे तुमने कई बार एसीज वगैरह, फ्रिज वगैरह देखे होंगे जिनके ऊपर ऐसे स्टार्स बने होते हैं, 5 स्टार्स में से कितने स्टार्स दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्क्स हैं कि जो आप प्रोडक्ट को देते हो उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज करते हो प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, स्टैंडर्डाइजेशन। बट मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो अब हम ग्रेडिंग को समझेंगे। चलिए ग्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। सी आई गेस मम्मी के साथ कभी ना कभी फ्रूट सब्जियां लेने गए ही होंगे, कभी ना कभी मम्मी को मौका मिल जाता है तो सबको घसीट ही लेते हैं साथ में कि चलो मेरे साथ आज सब्जी मंडी होके आते हैं। वहाँ पे किसी भी उस पर्टिकुलर मंडी वाले के पास जाओ, मतलब सब्जी वाले के पास जाओ या फिर फ्रूट वाले के पास जाओ, उसकी शॉप मान लीजिए एक के पास सिर्फ मूली पड़ी हुई है, ठीक है, मूलियाँ समझते हो ना ऑब्वियसली, हाँ। तो उसमें ना एक जगह होंगी ऐसी मूलियाँ पड़ी होंगी जो बढ़िया बढ़िया दिख रही हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दिख रही हैं, फिर होंगी थोड़ी सी मॉडरेट दिख रही होंगी, फिर होंगी बिल्कुल सड़ी हुई दिख रही होंगी। ऐसे ही बैंगन वाली शॉप पे चढ़ोगे तो एक जगह पड़े होंगे बहुत अच्छे अच्छे बैंगन, फिर होंगे थोड़े नॉर्मल बैंगन, और फिर होंगे बिल्कुल बकवास वाले। ऑरेंजेस की शॉप पे चढ़ोगे तो ऐसे कुछ तो बहुत बढ़िया ऑरेंजेस दिख रहे होंगे और कुछ कुछ ऐसे ऑरेंजेस दिख रहे होंगे। सेम इज द केस विद एप्पल वाली शॉप पे, वहाँ पे चढ़ोगे तो एक एप्पल बहुत अच्छा दिख रहा होगा, फिर एक नॉर्मल, फिर एक बेकार। होता है ना, देखा है ना, प्रैक्टिकली समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो यही होती है ग्रेडिंग। ये बोलते हैं कि जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मशीन द्वारा हो, मशीन द्वारा में वैसे ग्रेडिंग थोड़ी कम ही इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हाथ वाली नेचुरल वाली चीज़ होती है उसमें होता है कि कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया निकल जाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बेकार निकलते हैं। नारियल लेके आओ घर पे पीने के लिए तो कुछ नारियल में तो इतना इतना पानी निकलता है, साथ में मलाई भी निकलती है, और कुछ नारियल में बिल्कुल भी नहीं निकलता जबकि वो साइज़ में बड़े होते हैं। तो ऐसे में हम कैसे पता लगाएं कौन सी चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की है, कौन सी मीडियम साइज़ की है और कौन सी बेकार है? हम पता लगाते हैं ग्रेडिंग से। कैसे? अब फ्रूट्स तो सबके घर में आते होंगे, है ना, सब फ्रूट्स खाते हैं, अमीर हो गरीब हो, एवरीबडी वांट्स कि उनके बच्चों को न्यूट्रिशन मिले, तो वो फ्रूट्स इंश्योर करते हैं, खुद खाएं नहीं खाएं अपने बच्चों को तो खिलाती हैं, एक दो खिलाएंगे लेकिन खिलाएंगे ज़रूर। अब कभी आपने नोटिस किया होगा कुछ फ्रूट्स पे ऐसे कुछ स्टिकर्स लगे होते हैं, एप्पल्स पे, इस पे, और भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो आते हैं। बनानास पे मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन बाकी ये जो आते हैं किवी पे, इन सब पे ऐसे स्टिकर्स लगे होते हैं छोटे छोटे से, आपको इनको निकालना पड़ता है, उसके बाद आप धो के खाते हैं। ये स्टिकर्स किस चीज़ की पहचान होते हैं? ये स्टिकर्स ग्रेडिंग की पहचान होते हैं। क्या कभी सड़े से एप्पल पे आपने ऐसे ग्रेडिंग वाले स्टिकर्स देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो पहचान है कि भैया गंदी क्वालिटी वाला है। कभी सड़े से ऑरेंजेस पे, ऐसे वाले ऑरेंजेस पे आपने स्टिकर्स देखे हैं? नहीं देखे होंगे। स्टिकर्स हमेशा ऐसे बड़े बड़े जो फ्रूट्स होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के दिख रहे होते हैं, सही से दिख रहे होते हैं, उस पर अपन को देखने को मिलते हैं। ऐसा ही होता है ना। सो ये स्टिकर्स आपको बताते हैं कि चीज़ क्या है, अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ ये बोलते हैं ग्रेडिंग इज द प्रोसेस of classification of products into different groups। जब आप एक सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में बाइफिकेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, वो हो जाती है ग्रेडिंग ऑन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा। अच्छा हाँ, साइज में भी होती है। देर आर सर्टेन मशीन्स, जैसे मैं बोलती हूँ कि एप्पल है, नहीं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ नींबू। नींबू आपने देखे होंगे इतने छोटू छोटू से भी आते हैं, इतने बड़े बड़े भी आते हैं, और इतने बड़े बड़े भी आते हैं कि ऑरेंजेस के साइज़ के होते हैं। पहले मैं विश्वास नहीं करती थी कि इतने बड़े वाले आते हैं, लेकिन अब हमारे खुद के घर पे नींबू के 2 पेड़ लगे हुए हैं, तो वो इतने बड़े बड़े नींबू देते हैं।
कुछ मशीन्स ऐसी आती हैं जहां पे ना ऐसे ऐसे बाइफिकेशन होती है, यहां से आप नींबू डालते हो, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना उसमें ऐसे डिफरेंस होता है, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना वो यहीं से नीचे गिर जाते हैं तो वो अलग डब्बे में चले जाएंगे, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े होंगे ना वो इधर आके गिरते हैं तो ये बड़े डब्बे में गिरेंगे। दो अलग अलग डब्बे रखे हुए हैं और जो बड़े साइज के होंगे वो अलग डब्बे में हो जाएंगे और छोटे साइज के होंगे वो अलग डब्बे में हो जाएंगे। ये मशीन क्या होती है? ये सेग्रीगेशन वाली मशीन होती है। जब आप किसी प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करना चाहते हैं उनके साइज के बेसिस पे, भाई बड़े नींबू हैं ज्यादा पैसे में बिकेंगे, छोटे छोटे नींबू हैं कम पैसे में बिकेंगे, बड़े एप्पल्स हैं ज्यादा पैसे में बिकेंगे, छोटे एप्पल्स हैं कम पैसे में बिकेंगे। बस यही तो सिस्टम चलता है पूरा का पूरा। ग्रेडिंग में आप क्या करते हैं, साइज के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइटम्स को बाइफिकेट करते हैं। चीज एक ही है लेकिन क्वालिटी के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे आप उसे अलग अलग कर रहे हैं, और यही होता है ग्रेडिंग में। ग्रेडिंग इज बेसिकली दैट प्रोसेस जिसमें हम अलग अलग करते हैं प्रोडक्ट को और ऐसे स्टिकर्स लगा देते हैं ताकि इंसान को आसानी से पहचान आ जाए कि भाई ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। Grading is particularly necessary for the products which are not produced according to the predetermined specifications such as in the case of agricultural products. Okay, so इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे ही दिया है। ये बोल रहे हैं कि स्पेशली ऐसी चीजें जिनमें आपका कोई वो नहीं चलता, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता, मतलब प्री डिटर्मिन्ड क्वालिटीज के अकॉर्डिंग आप नहीं बना सकते उन सब चीज़ों को। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आप धरती माता को थोड़ी ना बोलोगे कि धरती इस बार अच्छी क्वालिटी के ही ऑरेंजेस पैदा करना, या धरती इस बार वीट बहुत बढ़िया होनी चाहिए। एक बारिश आएगी और आपका सारा इंस्ट्रक्शन वहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है तो इनके ऊपर आप ग्रेडिंग इस्तेमाल करते हो। जिनके ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है उस पर आप स्टैंडर्डाइजेशन वाली चीज़ लगा देते हो। Grading ensures that goods belong to a particular quality and helps in realizing higher prices for high quality goods. भाई आपने कभी अच्छे प्रोडक्ट को मतलब सस्ते दामों पे बिकते हुए देखा है? 3 एप्पल्स की ऐसे अलग अलग वो लगी होंगी बास्केट्स, तो आप देखेंगे वो वाले एप्पल सबसे महंगे बिक रहे होंगे, ये वाले उससे थोड़े सस्ते और ये वाले सबसे सस्ते। क्यों? क्योंकि ग्रेडिंग के बेसिस पे आपने कम और ज़्यादा दाम लगाया है। जितनी बढ़िया ग्रेडिंग उतना ज़्यादा दाम, जितनी बेकार ग्रेडिंग उतना कम दाम। इन ऑरेंजेस को आपको आप 100 रुपये 180 रुपये से नीचे बेचेंगे ही नहीं, ठीक है। सो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में सिर्फ इतना ही। Now let's move to packaging and labeling, which is another function of marketing. इसमें क्या बोलते हैं ये? यहाँ पे आपको 2 फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे, इमेजेस दिख रहे होंगे, ठीक है। पहली इमेज में क्या है? कुकीज हैं जो कि चॉकलेट कोटेड है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग में बेच रहे हैं वो उसे, राइट। क्या हो रहा है? कुकीज है, चॉकलेट पर्ल बिस्किट्स का नाम दिया है इन्होंने, डार्क चॉकलेट कोटेड, और ये बहुत ही प्यारी पैकेजिंग में बिक रहे हैं। ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ भी आपको कुकीज ही मिल रही हैं, लेकिन ये वो ट्रांसपेरेंट, वो जिप वाली फाइल होती है ना, फाइल बोल रही हूँ, जिप वाली पॉलिथीन होती है ना, उसमें बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप इन दोनों में से किसको खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे? क्या आप इतनी क्यूट सी पैकेजिंग में जो कुकीज आई हैं वो खरीदना पसंद करेंगे, या फिर ये वाली पैकेजिंग में आई हुई चीज पसंद करेंगे? चलिए, आप तो मुझे कैसे बता पाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। मैं तो वो खरीदूंगी जो मुझे सस्ती पड़ेगी, राइट। लेकिन चलिए, अपने लिए तो मैंने सस्ती खरीद ली, मुझे कुकीज किसी को गिफ्ट करनी है तो मैं ये वाली खरीदूंगी या ये वाली खरीदूंगी? भाई अब तो इज्जत का सवाल है, सामने वाले को लगना चाहिए ना पैसे हैं लड़की के पास, तो मैं ये वाली खरीदूंगी। अपने लिए इंसान फिर भी जैसी मर्जी खरीद ले, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गिविंग समबडी एल्स, तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव जो दिख रही होती है उसे खरीदना पसंद करते हैं। चाहे इसमें नंबर ऑफ बिस्किट्स आपको कम मिले, यहाँ पे आपको उसके डबल बिस्किट्स मिल रहे हैं, प्राइस भी कम पे करना पड़ रहा है, फॉर से ये 50 रुपए में मिल रही है, ये 100 रुपए में मिल रही है, फिर भी आप इसे ही खरीदेंगे। जैसे मैं बोलूं, अभी होली आने वाली है, होली छोड़ो, दिवाली के बारे में सोचते हैं। दिवाली पे
हम सामने वाले को सेलिब्रेशंस का पैक देते हैं, वो सेलिब्रेशन की बहुत ऐड एकदम से शुरू हो जाती है दिवाली के टाइम पे, भाई बहन को सेलिब्रेशन दे रहा है, स्पेशली राखी के टाइम पे, तब भी बहुत फेमस होती है वो। अब आप मुझे बताओ, उस पूरी पैकेजिंग में इतनी इतनी सी चॉकलेट होती है जो हम नॉर्मली भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा डब्बा प्लास्टिक का बनता है, उसके अंदर वो छोटी छोटी चॉकलेट रखी जाती हैं और वो पैक करके दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखने का ही पूरा खेल है यहाँ पे। सेम इज द केस विद दिवाली के पैकेजिंग। आपको सामने वाले को ड्राई फ्रूट्स ही देने हैं ना, अच्छी आपकी रिश्तेदारी है, 1500-1800 के ड्राई फ्रूट्स आपको देने हैं, लेकिन वैसे ही पॉलिथीन में भर के आप किसी को ड्राई फ्रूट नहीं देते कि एक सिंपल सी गंदी सी पॉलिथीन ली, उसमें ड्राई फ्रूट भरे और ये लो खा लो, 1500 के हैं पूरे, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं करोगे आप एक महंगा सा डब्बा खरीदोगे, उसमें इतने इतने से ड्राई फ्रूट अलग 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 उसमें डालोगे और फिर सामने वाले को गिफ्ट करोगे, जो वो शायद एक ही बार बैठ के पूरे निपटा जाएगा। मतलब मेरे घर में तो कैश्यू नट्स आते हैं तो मैं उसको एक ही बार में निपटा देती हूँ, बट पैकेजिंग आप फिर भी ज़्यादा महंगी करेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन देखने के ही तो पैसे हैं। सो अल्टीमेटली ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के बारे में थे? ये थे पैकेजिंग के बारे में। ये बोलते हैं कि चाहे तो हम किसी प्रोडक्ट को एज इट इज़ भी बेच सकते हैं, कि अगर टूथपेस्ट है, कोलगेट है, हम उसे नॉर्मल वाइट ट्यूब में वैसे ही डाल के बेच सकते हैं, लेकिन हम क्यों इतना खर्चा करते हैं कि कोलगेट लिखते हैं उसकी पैकेजिंग पे, एक अलग से डब्बा तैयार करते हैं, उसके अंदर उसे पैक करते हैं और फिर बेचते हैं मार्केट में? क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में। आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? मैं बोलती हूँ, मैं भी और सामने वाला इंसान भी, दोनों ही हम क्या बना रहे हैं? पेस्ट बना रहे हैं। मैंने भी वाइट कलर की ट्यूब में पेस्ट डाल दी है, उसने भी वाइट कलर की ट्यूब में पेस्ट डाल दी है। ऐसे सिनेरियो में किसी को कैसे पता चलेगा कि ये मेरे वाली बनाई हुई है या उसकी वाली बनाई हुई है? नहीं पता लगेगा ना। सो सिंपल सी बात क्या है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपको चाहिए आपके प्रोडक्ट की अलग से मार्केटिंग हो, लोग आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जाने, दूसरों से बाइफिकेट कर पाएँ, तो ज़रूरी है आप उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर लें। ये जो इतना ताम झाम किया जा रहा है, ये जो इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं डब्बा बनाने में जो शायद दोबारा इस्तेमाल भी नहीं होगा, उस पे वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट करना है। अगर आप ऐसे ही पैकेजिंग में सारे बेचने लग जाओगे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो किसी को क्या पता लगेगा ये कौन से ब्रांड के हैं, ठीक है, या कौन से उसके हैं। सो पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाना ही ज़रूरी नहीं है, उसको अच्छी सी पैकेजिंग में डालना भी ज़रूरी है। लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेजिंग। अब पैकेजिंग तो आप कर ही रहे हो, वाइट ट्यूब में तो आप डाल ही रहे हो, तो वाइट ट्यूब के ऊपर आप कोलगेट भी तो लिखोगे ना, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। द लेबल में वेरी फ्रॉम सिंपल टैग टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स। आप चाहें तो लेबल को बहुत ही सिंपल बना सकते हैं, आप चाहे तो लेबल को बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट यूनिक वो दे सकते हैं। Packaging and labeling have become so important in modern day marketing that these are considered as pillars of the marketing. आज की डेट में पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना इसके काम चलता ही नहीं है, और इन्हें पिलर्स ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है। पिलर्स का मतलब क्या होता है? आपका घर किस चीज़ पे खड़ा हुआ है? पिलर्स पे खड़ा हुआ है ना, वो पोल्स पे खड़ा हुआ है, तो मार्केटिंग भी पूरा पिलर्स पे ही बेस्ड है। सो ये इतने इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के लिए, ऐसे मानिए आप। देन दे से पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये काम की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए पैकेजिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। सो दे से पैकेजिंग ना सिर्फ दिखाने के लिए ज़रूरी होती है, बल्कि प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे, अब देखो, अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पेस्ट है। अगर मैं ये वाइट वाला बेसिक भी ना लगाऊं, सिर्फ पेस्ट ऐसे ही रख दूं, तो वो कितनी जल्दी सूख जाएगी? कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना।
इस पेस्ट में से निकाल के थोड़ी सी पेस्ट आप क्या करना, ज़मीन पे रख देना, एंड यू विल सी आफ्टर 1-2 आवर्स एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर जो शेल होनी चाहिए वो है ही नहीं, तभी तो वो ऐसे ट्यूब्स में आती हैं। कभी सोच के देखा है टूथपेस्ट हमेशा ट्यूब्स में क्यों आती हैं? यही एक रीज़न होता है। तेल हमेशा बॉटल्स में क्यों आता है? तेल वो ऐसे भी तो बेच सकते हैं कि लो मेरी मुट्ठी से तुम मुट्ठी में ले लो, नहीं बेचते ना, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ज़रूरी होती है। तो पेस्ट को इस प्रोटेक्टिव कवरिंग वाइट में रखा जाता है। अब हमने बोला भैया इतना खर्चा कर ही रहे हैं कि ट्यूब बना ही रहे हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा लेबल भी चिपका लें। सो पैकेजिंग इज दिस वाइट ट्यूब एंड लेबलिंग इज दिस कोलगेट लिखा हुआ ऑन दिस वाइट ट्यूब। अब इसमें लेबलिंग में इन्होंने बोला है कि आप चाहो तो सिंपल सी लेबलिंग भी रख सकते हो कि सिर्फ कोलगेट लिख दो, जैसे पुराने ज़माने की आती थी कोलगेट, सिर्फ कोलगेट लिखा होता था, उसी से उसकी ब्रांडिंग हो जाती थी, उसी से उसकी वो समझ में आ जाती थी। लेकिन अब ये उसके फीचर्स को भी साथ बनाने लग गए हैं, जैसे हर्बल वाली है, इसमें क्या क्या है वो सब लिखना शुरू कर दिए हैं, इससे क्या होता है वो लिखना शुरू कर दिया है, हर एक चीज़ मार्क करनी शुरू कर दी है। लेबलिंग पे आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, वो चीज़ भी दिखा सकते हो, एक्सपायरी डेट भी वगैरह सब लिखा रहता है। सो लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पैकेजिंग के साथ ही साथ, और पैकेजिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सेफली रखना है, सेफ्टी के साथ रखना है, प्रोटेक्टेड वे में रखना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। चलिए, पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर दिस प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रमोशनल टूल। प्रमोशन के भी काम आता है। कोई इंसान दूर से देखेगा कोलगेट का प्रोडक्ट है तो प्रमोशन ही तो हो रहा है उसका। समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सेस बाय द बायर्स फ्रॉम पैकेजिंग। अच्छा, किसी चीज़ को गंदी सी पॉलिथीन में रखा हुआ है, अंदर प्रोडक्ट कितना अच्छा क्यों नहीं होगा, आप उसे नहीं खरीदेंगे। कल मैं फिंगर्स खरीदने गई, वो फिंगर्स खाते हैं ना अपन ऐसे उंगलियों पर लगा के, वो खरीदने गई। अंदर से वो बहुत सही दिख रही थी, लेकिन बाहर जो उसका पैकेट था वो वाइट कलर का था, बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सा, और वो भी बहुत मैला वैला लग रहा था। तो आई डिडंट बाय इट थिंकिंग इट विल बी लाइक बहुत पुराना या बहुत बेकार सा, राइट। तो यही होता है ना, सामान मतलब सारे कस्टमर्स का सोच एक जैसे ही चलता है कि भैया ये चीज़ तो बुरी है, लेकिन वहीं पे उन्होंने थोड़ा सा बढ़िया उसमें रख दिया होता तो मैं सोचती नहीं है तो कितना अच्छा है, खरीद लेते हैं, चाहे अंदर सामान कितना पुराना ही क्यों ना हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें क्वालिटी के बारे में हम एक्सेस कर लेते हैं कहाँ से, प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देख के। Then it says, we have seen that in the success of many of the consumer brands in recent times, such as Lay's or Uncle Chip's potato wafers, Clinic Plus shampoos and Colgate toothpaste, etc., packaging has played an important role. Okay. आज कोई बड़ी ऐसी दुकान नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको अंकल चिप्स के पैकेट्स नहीं पड़े मिलेंगे, लेस के पैकेट नहीं दिखेंगे, क्लिनिक प्लस का शैम्पू नहीं दिखेगा, कोलगेट का टूथपेस्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओवर द टाइम पैकेजिंग और लेबलिंग को इस्तेमाल करके अपना नाम बना लिया है मार्केट में। अब ये बेसिक प्रोडक्ट्स हो गए हैं, कितनी मर्जी टूथपेस्ट आ जाएं, कितने मर्जी अलग अलग किस्म के वेफर्स आ जाएं खाने के लिए, लेकिन वो लेस और अंकल चिप्स को या फिर कोलगेट को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप खुद ही एनालाइज करके देख लो चाहे। सो इन्होंने ओवर द टाइम अपनी पैकेजिंग से अपना एक वो बनाया है मार्केट में। चलिए, नेक्स्ट है ब्रांडिंग। अब ये क्या बोलता है? ओके, सो ब्रांडिंग में ये बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा, पैकेजिंग करने के बाद, लेबलिंग करने के बाद, हर एक चीज़ करने के बाद ये ब्रांडिंग का आ जाता है कि प्रोडक्ट को उसके जेनरिक नेम से बेचें या फिर उसके ब्रांड नेम से बेचें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बेचने हैं ऑरेंजेस, तो मैं ऑरेंजेस को ऑरेंजेस बोल के बेचूं या फिर नागपुरी ऑरेंजेस बोल के बेचूं, या फिर मुझे बेचना है पेन, तो मैं पेन को एज अ सिंपल पेन बोल के बेचूं, मतलब जो कि उसका जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम इज व्हाट? पेन, पेंसिल, ये सब जेनरिक नेम होते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो प्रोडक्ट उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मुझे ये पेन को थोड़ा सा और वैल्यू क्रिएट करवाते हुए बेचना है तो मैं इसको बोलूंगी पार्कर पेन।
सबको पता है ना पार्कर पेन कितने महंगे आते हैं, 1000, 1500, 2000, 4000, 5000 समथिंग के आते हैं कभी कभी। सो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि चीज को जेनरिक नेम के अंडर बेचे या फिर ब्रांड नेम के अंदर बेचे। जैसे मैं बोलूं कि अगर मुझे कोई और चीज बेचनी है, लाइक पेन के अलावा फैन बेचना है, तो मैं इसे फैन करके बेचूं या फिर पॉलर फैन करके बेचूं। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स है। लाइक मुझे जीन्स बेचनी है तो मैं इसे जीन्स बोल के बेचूं या फिर एडिडास की जीन्स बोल के बेचूं। मुझे शूज़ बेचने हैं तो मैं उसे शूज़ करके बेचूं या फिर नाइकी के शूज़ करके बेचूं। तो ये सारी चीज़ें ये आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं बिफोर यू आर एक्चुअली डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये पर्टिकुलर किस चीज़ में आते हैं, ये ब्रांडिंग फंक्शन में आती हैं। So they say a very important decision area for marketing of most consumer product is whether to sell the products in its generic name, वो नेम जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी है, लाइक फैन, ऑरेंजेस, जीन्स, पेन, शूज, ये सारे क्या है, जेनरिक नेम है। और टू सेल देम इन अ ब्रांड नेम, या फिर उन्हें ब्रांड के नेम के अंडर बेचे। पार्कर का पेन, एडिडास की जीन्स, नाइकी के शूज, पॉलर फैन। Then they say brand name helps in creating product differentiation, that is providing basis for distinguishing the product of a firm with that of the competitor. सी जैसे पैकेजिंग में हमें मदद मिल रही थी, पैकेजिंग करने से कहीं कहीं हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ डिफ्रेंशिएट करा रहे थे, अलग करवा रहे थे। सेम वे में ब्रांड से हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट करवाते हैं। मेरे हाथ में 2 पेन हैं, ओके, लेट मी टेक अनदर पेन, ओके, दीज 2 पेन्स आर देयर, ठीक है। अब कोई भी इसे खरीदने आता है, अगर मैंने इन दोनों को ऐसे ही रख दिया बिना कुछ ब्रांड लिखे, कुछ भी लिखे हुए, तो लोगों को क्या लगेगा, ये काले कलर का पेन है, ये ब्लू कलर का पेन है, बस इतना ही लगेगा ना। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ पार्कर पेन और इसके ऊपर लिख देती हूँ रोटोमैक पेन, तो यहाँ पे मैंने इन्हें डिफ्रेंशिएट करवा दिया है। देखने में ये ऑलमोस्ट सिमिलर थे, लेकिन अब समझ में आ गया ये पार्कर पेन है, मतलब ये थोड़ा सा महंगा होने वाला है, ये रोटोमैक पेन है, मतलब ये लंबा चलने वाला है। तो ऐसे में आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करवा देते हैं, उसके ऊपर ब्रांड लगा के, उसके ऊपर ब्रांड की मोहर लगा के। सो ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये है आपका कीवर्ड। That is providing basis for distinguishing the product of a firm with that of the competitor, which in turn helps in building customer loyalty and in promoting its sale. इससे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है और आपको सेल में प्रमोशन कर मिलती है। कैसे? मान लो मैंने एक बार एडिडास की जीन्स खरीदी, ठीक है। अब एक बार खरीदी, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो चली मेरी 7-8 साल तक। जीन्स जैसी चीज़ें चलती हैं इतने लंबे लंबे समय तक, तो अगली बार मैं उसी को खरीदूंगी ना, क्योंकि भाई एक बार खरीदने पे अगर वो 7 साल चलती है तो नेक्स्ट टाइम भी आई ट्राई टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली ना, दैट पर्टिकुलर ब्रांड्स प्रोडक्ट ओनली ना। मैंने पार्कर पेन लिया, बहुत अच्छा चलता था, बहुत शान से चलता था, स्मूथ चलता था, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी पार्कर पेन लेना पसंद करूँगी। तो अगर वहीं पे आप अपने ब्रांड की वो नहीं करेंगे, मतलब अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ अ पेन बेचते रहेंगे, ये फ्लेयर नहीं लिखेंगे इसके ऊपर, तो आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कैसे करें? क्योंकि हो सकता है कल मार्केट में सेम शेप में, सेम कलर में दूसरा इंसान पेन बेचने लग जाए। तो ये आपकी पहचान है, ये आपका क्या है, वो तरीका है जिससे आप पहचानेंगे कि भाई मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की कितनी वो है, ठीक है। तो इंसान खरीदते वक्त भी ब्रांड देखता है, इंसान बेचते वक्त भी ब्रांड का इस्तेमाल करता है। और अगेन प्रमोशन तो आपकी बाय डिफॉल्ट हो ही जाती है। नाइकी वाले सिर्फ अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं और अपना ब्रांड चिपका देते हैं, तो आप वैसे ही समझ के कि ये तो नाइकी का प्रोडक्ट है, लंबा चलेगा, खरीद लेते हैं। The important decision areas in respect of branding include डिसाइडिंग द ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, ब्रांड की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो डिसाइड करना पड़ता है। से वेदर ईच प्रोडक्ट विल बी गिवन अ सेपरेट ब्रांड नेम और द सेम ब्रांड नेम विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। ये बोलते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपको डिसाइड करना पड़ता है ब्रांडिंग के टाइम पे। क्या मुद्दा है कि क्या आप हर प्रोडक्ट के लिए नया ब्रांड नेम सोचेंगे,
हर प्रोडक्ट के लिए नया ब्रांड नेम सोचेंगे या फिर सब प्रोडक्ट्स को सेम ब्रांड नेम के अंडर रखेंगे? जैसे हम क्या मैं बोलूँ तो फॉर से पार्ले जी है, पार्ले जी टॉफ़ी भी बनाता है, पार्ले जी चॉकलेट भी बनाता है, पार्ले जी बिस्किट भी बनाता है, पार्ले जी बढ़िया वाले बिस्किट भी बनाता है, कुकीज़ भी बनाता है, लेकिन ये सारे के सारे किस ब्रांड के अंदर बिकते हैं? पार्ले जी ब्रांड के अंदर बिकते हैं। तो ये कौन सी फिलॉसफी इस्तेमाल करता है कि सब प्रोडक्ट सेम ब्रांड नेम के अंडर बिकेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नाइकी शूज़, मतलब नाइकी जो ब्रांड है वो जब शूज़ बनाता है तो उसने शूज़ में ना वैरायटी रखी हुई है कि ये थोड़े सस्ते शूज़ हैं, इसको अलग नाम देंगे, ये थोड़े महंगे वाले हैं, इसको और अलग नाम देंगे, ये और महंगे वाले हैं, इनको जॉर्डन ब्रांड का नाम दे देंगे। मुझे नाइकी का एक ही ब्रांड याद आ रहा है, सो आई एम राइटिंग दैट। सो यहाँ पे वो प्रोडक्ट वाइज हर ब्रांड को हर प्रोडक्ट को नया ब्रांड का नाम देता है। तो इसका जो सबसे कलरफुल वैरायटी होता है प्रोडक्ट्स का, उसको ये जॉर्डन का नाम देता है। ऐसे ही अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग चलती है ब्रांड्स को लेके कि भैया सब प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ब्रांड्स यूज़ करें या सेम करें। जैसे सैमसनाइट सबसे महंगा वर्जन होता है उन्हीं बैग का, जिनका सस्ता वर्जन आई गेस अमेरिकन टूरिस्टर होता है, अमेरिकन टूरिस्टर या कौन सा है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उसका सस्ता वर्जन शायद कुछ और नाम से कहलाया जाता है, महंगा वर्जन सैमसनाइट नाम से कहलाया जाता है। प्रोडक्ट एक ही कंपनी से आए हुए हैं, इट्स जस्ट कि थोड़े सस्ते प्रोडक्ट हैं तो अलग ब्रांड बोला हुआ है, थोड़े महंगे प्रोडक्ट हैं तो अलग ब्रांड बोला हुआ है। ऐसे आप ना बस कुछ मत करना, एक बार किसी मॉल में चले जाना, अपने आसपास जो भी मॉल हो, वहाँ पे हर एक दुकान पे घूम घूम के देख लेना, बहुत सारी शॉप्स आपको ऐसी मिलेंगी जो एक ही ब्रांड के साथ एसोसिएटेड होंगी बट अलग अलग नाम के साथ होंगी, अलग अलग पहचान होगी उनकी। वेयर एज कुछ ऐसे होंगे जिनका ब्रांड भी सेम होगा, नाम भी सेम होगा, कंपनी भी सेम होगी। तो ये एनालाइज कर लेना, आप प्रैक्टिकली समझ जाओगे चीज़ों को थोड़े और अच्छे वे में। देन दे से इसमें हम LG का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइफ्स गुड टीवी भी बेचता है लाइफ्स गुड के अंदर, मतलब LG ब्रांड के अंदर, फ्रिज भी बेचता है। देन आई गेस मैंने इनके और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखे, तो ये सारे LG ब्रांड के अंदर ही बेच रहे हैं। मतलब कंपनी एक है, ब्रांड अलग है, एक है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। ठीक है, तो दो बाइफिकेशन हो सकती है और आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस उसमें जाना है। सिलेक्शन ऑफ द ब्रांड नेम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, जैसे आपने सुना होगा कुछ हीरो हीरोइंस, कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस क्या करते हैं, जब बॉलीवुड में आते हैं तो अपना नाम चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? ऐसे अभी कायरा अडवाणी करके एक हीरोइन है, वो उसका नाम था आलिया, बट शी चेंज हर नेम बिफोर कमिंग टू फिल्म्स। ऐसे ही अक्षय कुमार का नाम था राजीव भाटिया, आई गेस, हाँ राजीव भाटिया, और उनने अपना नाम चेंज किया, अक्षय कुमार कर लिया। क्यों किया जाता है नाम चेंज? क्योंकि नाम की कीमत है। तो यहाँ पे भी ब्रांड नाम आपको बहुत ही ध्यान से संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी कीमत होती है, इससे आपको पहचाना जाएगा, बाद में इसी के थ्रू आपको जाना जाएगा। सो यू विल हैव टू सेलेक्ट सच अ नेम विच विल प्ले अ की रोल इन मार्केटिंग। सो इट्स ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये क्या बोलते हैं? इसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मैंने आपको ब्रीफ जब मैं दे रही थी पूरे फंक्शंस के बारे में तब बताया था। लाइक मैं रेफ्रिजरेटर खरीद के आई हूँ, ठीक है, मैंने LG ब्रांड का रेफ्रिजरेटर खरीदा है। अब वो 1 साल बहुत अच्छा चला, मतलब बहुत फर्स्ट क्लास, इतनी ठंडक देता था ना, 2 मिनट में पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन सेकेंड ईयर कुछ ऐसा हुआ कि उसने काम करना स्लो कर दिया, बहुत हल्का चलता था, जितनी चीज़ें थी अगर वो 2 दिन पड़ी रहती थी ख़राब हो जाती थी उसके अंदर। भाई फ्रिज तो लिया ही इसलिए जाता है ना, ताकि बचा हुआ जो खाना हो, बासी जो खाना हो, वो ख़राब ना हो, वो पड़ा रहे थोड़ा 3-4 दिन, 5-5, 6-6 दिन समटाइम्स। तो अब ऐसे में सामान अगर ख़राब होगा तो मतलब कहीं ना कहीं फ्रिज में दिक्कत जा रही है।
तो ऐसे सिनारियो में मैं किसको कॉल करते फिरूंगी कि भाई किसको कॉल के पूछूं कि भाई एलजी में कोई दिक्कत है, कैसे सही करूं, कौन सही करके जाएगा, किसी इलेक्ट्रिशियन को ऐसे ही बुला लूंगी क्या, किसी ऐसे ही किसी इंसान को बुला लूंगी क्या? तो नहीं, ये एलजी वाले बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत आपके सामान में जाएगी, अगर वो हमारे ब्रांड से बिलोंग करता है हम आके उसे सॉर्ट करेंगे। वैसे एक प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ आपको, बहुत लोग ना बाहर से ठीक करवाने के पीछे दौड़ते हैं कि भैया एलजी का फ्रिज है लेकिन ठीक तुम कर दो, तुम हमारे घर के आसपास रहते हो, कभी भी कोई गड़बड़ी होगी तुम्हें बुला लेंगे बार बार। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो लोग आपको सस्ते पड़ते हैं, उन लोगों को आप 200 रुपये भी दोगे वो एक बार आके ठीक करके चले जाएंगे, लेकिन 400 से 500 मिनिमम तो इनकी क्या विजिटिंग चार्जेस होते हैं। जब आपके घर आते हैं एलजी वाले, चेक करते हैं फ्रिज में क्या दिक्कत है, तो विजिटिंग के 400-500 रुपये ले जाते हैं, और उसके बाद अगर कोई आइटम खराब हो गई है उसे कंपनी से रिप्लेस कराते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स वो भी आपको महंगा पड़ता है कि बाहर से वही सामान 200 में मिल जाएगा, लेकिन जब वो कंपनी के ब्रांड के अंदर होगा वो 2000 का पड़ेगा। सो ज़्यादातर लोगों को लगता है यार बाहर से ही ठीक करवा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बाहर वालों से तुमने एक बार ठीक करा लिया, फिर अगले महीने सेम दिक्कत जाएगी, फिर अगले महीने सेम दिक्कत जाएगी। लेकिन अगर एलजी वालों से थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके तुम करवा भी लोगे ठीक, तो वो 1-2 साल तो मिनिमम निकाल ही जाएगा। सो हमेशा प्रेफर करना चाहिए कंपनी वालों से ही, ब्रांड वालों से ही आप क्या कराएं, उसे ठीक करवाएं। तो यहाँ पे ठीक करवाना खरीदने के बाद इज व्हाट अ कस्टमर सपोर्ट सर्विस। मतलब आपने चीज़ ले ली है, उसके बाद भी आपको सपोर्ट लग रही है, कस्टमर को नीड है, हेल्प की ज़रूरत है, और कंपनी वाले उन्हें हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। सोच के देखिए कंपनी को क्या ज़रूरत है। मतलब कोई भी कंपनी है, फर्स्ट से एलजी थी जिनसे मैंने रेफ्रिजरेटर लिया था, उनको क्या पड़ी है अब आके मेरे घर की ये प्रॉब्लम सॉर्ट करने की? उन्होंने तो बेच दिया ना एक बार प्रोडक्ट, वो भी बेचे हुए 1 साल हो गए, और उम्मीद है उनको कि भाई 1 साल तक तो वो नेक्स्ट और कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं वाले हैं, मतलब फ्रिज नहीं खरीदने वाले, तो बार बार मेरे यहाँ लोग क्यों बेचेंगे? उसका रीज़न है उनका गुडविल। मार्केट में ये बात नहीं फैलनी चाहिए कि एलजी के प्रोडक्ट्स बुरे हैं। वो आएंगे, ठीक करके लेके जाएंगे, ये अश्योरिटी देते हुए कि भैया अब ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा, और होगा तो हम आएंगे दोबारा से। तो हमेशा अगर आपकी हेल्प करने के लिए कोई खड़ा रहेगा तो क्या आप उनकी बुराई कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, आपको इन फ्यूचर अभी फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन किसी और प्रोडक्ट की तो हो सकती है। ब्रांड के टूवर्ड्स आपको लॉयल भी तो बनाना है, और भी प्रोडक्ट्स जब आपको खरीदने हैं हमसे ही खरीदे, ये भी तो एश्योरिटी लेनी है। प्लस किसी दोस्त को फ्रिज चाहिए, उसने आपके घर आके देखा फ्रिज अच्छा है और उसने पूछा कहाँ से लिए, कौन से ब्रांड का है, कैसे चल रहा है, तो उसको आप रेकमेंड करोगे तो वो भी जाके खरीदेगा, तो आपने यहाँ पे कस्टमर भी तो बढ़ाया। सो अल्टीमेटली गुडविल, लॉयल्टी, ये सब चीज़ें इंक्रीज करने के लिए आप इतने एफर्ट्स लगाते हैं, और ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस तभी प्रोवाइड की जाती हैं। ये बोलते हैं कि भैया एक बार सामान तुम्हारा हो गया तो तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा, उसके बाद भी हमारा रिश्ता चलेगा और लंबा चलेगा। So, a very important function of the marketing management relates to developing customer support services such as after-sales services, handling customer complaints, and adjustment, procuring credit services, maintenance services, technical services, and consumer information. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आके ठीक कर रहे हैं, वो टेक्निकल सर्विसेज में जाएगा, लेकिन इसके अलावा और भी तो सर्विसेज होती हैं। लाइक कोई चीज़ काम नहीं करे तो वो कंप्लेंट करेंगे कि देखो तुमसे खरीदा था अभी तो काम नहीं कर रही ये चीज़, तो ये कंप्लेंट वाला पार्ट लेना, कुछ एडजस्टमेंट करके जानी है। मेंटेनेंस सर्विसेज चाहिए, एसी की करवानी पड़ती है ना, समर खत्म होने के बाद हम एसी को बस बंद कर देते हैं, फिर वो कुछ महीने तक बंद रहते हैं, तो जब दोबारा समर्स आते हैं तो हमें एसी की क्या करवानी पड़ती है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है ताकि वो अच्छे से रिजल्ट दे। तो यही चीज़ तो है आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस में जो आती है। Then they say all these services aim at providing maximum satisfaction to the customers, which is the key to marketing success in the modern days. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं, जो कि मार्केटिंग सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
Then customer support services are very effective in bringing repeat sales from the customers and developing brand loyalty for the product. अभी जो बात बोली मैंने आपको कि भैया उसको दोबारा से फ्रिज खरीदना है, किसी रिश्तेदार के लिए खरीदना है, छोटी बहन के लिए, बड़े भाई के लिए खरीदना है, तो वो आप ही की शॉप पे आएगा अगर आपने उसको खुश कर दिया तो। एंड एज वेल एज आपके ब्रांड के टूवर्ड्स उसकी लॉयल्टी इसी एक चीज़ पे डिपेंड करती है। एक बार बुरी चीज़ दोगे, 100 बार अच्छा कुछ कर लोगे तब भी वो आपकी बुराई करेगा। वो बोलते हैं ना 100 चीज़ें अच्छी कर लो उसके बाद एक बुरी चीज़ कर दो तो वो 100 अच्छी चीज़ों की गिनती नहीं होती। वही सेम सिस्टम ब्रांड्स के साथ भी चलता है। बिजनेस ना बहुत हद तक ना एक पर्सनल इक्वेशन की तरह होता है। जैसे आपकी किसी रिश्तेदार से जिस तरह की इक्वेशन होती है ना, वैसे ही बिजनेसमैन और कस्टमर की रिलेशनशिप होती है। सो कस्टमर सपोर्ट सर्विस में इतना ही। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बट बेटा हम ये पॉइंट्स भी तो स्किप नहीं कर सकते ना, ये सारे भी तो इम्पॉर्टेंट हैं। अपन को ये अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे तभी तो केस स्टडी हमसे सॉल्व होगा। सो थोड़ा सा बेयर करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो। चलिए शुरू करते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट को। सी, प्रोडक्ट बन गया है, पैकेजिंग हो गई है, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बेसिस पे हमने प्रोडक्ट बनाया है, हर एक चीज़ डिसाइड हो गई है। फाइनली आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा किस अमाउंट पे। सो फाइनली आपको उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, प्रोडक्ट का प्राइस पता लगाना है। पता लगाना है एज इन कोई बताना नहीं आएगा आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। अब मैं बोलूँ कि किस चीज़ का एग्जाम्पल लें हम, मेरे आसपास क्या है, मेरे आसपास है ये एक फ्लेयर का क्रीज क्लिक टिकटॉक पेन। सो ये पेन मैं ये बना रही हूँ, मुझे डिसाइड करना है कि इसका कितना प्राइस रखा जाए। आप बताइए कौन कौन से फैक्टर्स को मैं ध्यान में लूँगी। आई गेस ये मैंने 11th-12th में कभी तो पढ़ाया हुआ है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कुछ फैक्टर्स को हम ध्यान में लेते हैं ताकि हम पता लगा सके किसी चीज़ का प्राइस कितना तय करना है। मैंने नहीं पढ़ाया तो इको वाली मैम ने डेफिनेटली पढ़ाया होगा। सो जब मैं ये पर्टिकुलर पेन बनाऊंगी और उसकी प्राइसिंग के बारे में सोचूंगी, पहली चीज़ मैं ये सोचूंगी इसमें कितने रॉ मटेरियल्स लगे हैं, इसमें कितने रॉ मटेरियल्स लगे हैं और उनका प्राइस क्या था, और उनका प्राइस क्या था। साथ में ये जो इंक इसके अंदर डली है, ये जो ये टिप वाली चीज़ दिख रही है, ये जो पूरा डला है ये कितने का है, ये भी चलो हम प्राइस में ही मान लेते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल में ही मान लेते हैं। देन मैं ये सोचूंगी कि मार्केट में सेम पेन्स ऑलमोस्ट कितने में मिलते हैं। सो आई सी कॉम्पिटिटर्स इस पेन को कितने में बेच रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स इस पेन को कितने में बेच रहे हैं। क्योंकि जहां आपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे बेचा ना, तो ऐसा मानो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ये पेन अगर मार्केट में 2 रुपये में बिक रहा होगा और आप इसे 15 रुपये में बेचेंगे, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप इसे 3 रुपये में बेचेंगे, आपका मे बी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा हो या कलर ज़्यादा अच्छा हो, तो लोग खरीद लेंगे। सो थोड़ा बहुत डिफरेंस 19-20 का हो सकता है कॉम्पिटिटर के प्राइजेस के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। एंड लास्टली आप इसमें अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हैं वो भी आप सोचेंगे। जब आप ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगा लेंगे तो जो भी अच्छा हाँ, लेबर की कॉस्ट तो इंक्लूड ही नहीं की, लेबर या मशीनरी जो भी इससे बनाए, जिसकी वजह से ही बनेगा, फिक्स असेट की वजह से बन रहा है या किसी की भी वजह से, वो भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जो भी प्राइस आएगा वही आप रखेंगे अपने प्रोडक्ट का प्राइस। सो अगर ये पेन मैंने बनाया, फॉर से रॉ मटेरियल इसमें लगे 4 रुपए के और लेबर कॉस्ट आया मेरा 2 रुपये, और उसके बाद मैंने सोचा कि 4 रुपये वो लग गए, 2 रुपये वो हो गए, 6 रुपये हो गए, 4 रुपये में अपना प्रॉफिट लगा लेती हूँ, 10 रुपये में बेचती हूँ। फिर मैंने जाके देखा कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहे हैं, कोई 9 में बेच रहा था, कोई 12 में, कोई 15 में। मैंने बोला 10 एप्ट है। हमेशा ज़रूरी नहीं आपको हर कॉम्पिटिटर से नीचे वाला प्राइस ही रखना है,
मतलब कई लोगों की ऐसी सोच होती है यार कॉम्पिटिटर जितने भी प्राइस पे बेच रहे हैं ना अपन उससे कम पे रख देते हैं, हमारी ज़्यादा बिक्री होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ बैठी होती है कि सस्ती चीज़ें मतलब खराब होगी। मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, दे नेवर परचेज बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़। बड़ा तो फिर भी एक बार कर लेगा, छोटा भाई तो कभी नहीं करेगा। उसको लगता है महंगी चीज़ मतलब अच्छी चीज़, सस्ती चीज़ मतलब बेकार चीज़। अब मैंने उसको बहुत बार समझाया, समझता नहीं है, छोटा भाई है ना, बट मैं आपको समझा रही हूँ, आप ज़रूर समझ जाइए कि हमेशा आपको अपना प्राइस, अपने प्रोडक्ट का प्राइस सबसे नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे मेंटालिटी वाले लोग हैं जिनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आप उनकी वजह से अपने प्राइस को सही रखें, मॉडरेट ही रखिए। सो 10 रुपये एप्ट प्राइस होगा इस पर्टिकुलर चीज़ का। सो price of the product refers to the amount of money customers have to pay to obtain a product। सबको पता है प्राइस का मतलब क्या होता है। ये पर्टिकुलर पेन मैं कितने में खरीदने में तैयार हो जाऊंगी, कितने में मैं खरीदूंगी, एक्चुअली मैंने कितने में खरीदा, यही तो इस प्रोडक्ट का प्राइस होता है। Then they say price is an important factor. Price is an important factor affecting the success or failure of a product in the market। प्राइस बहुत क्रूशल होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे कंपनीज को देखा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखा है जो रॉन्ग प्राइसिंग की वजह से और सही प्राइसिंग की वजह से, मान लो मेरे को खुद को ये प्रोडक्ट 10 रुपए में पड़ रहा था, मतलब पूरी कॉस्ट वॉस्ट इंक्लूड करके, प्रॉफिट ऐड नहीं किया अभी मैंने, सिर्फ कॉस्ट ही कॉस्ट मेरी 10 रुपए में पड़ रही थी, लेकिन बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स ने इसे 8 रुपए में प्लेस किया हुआ था तो मैंने 7 रुपए में कर दिया। सोचो, मैंने अभी इसमें प्रॉफिट भी ऐड नहीं किया और 3 रुपए अपनी जेब से खर्च कर रही हूं। मैंने ये सोचा एक बार सारे कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे, उसके बाद मैं बढ़ा दूंगी प्राइस। बेटा छोटे मोटे पेन में कस्टमर ऐसे नहीं अट्रैक्ट होते, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी। सो एक मेरी गलत फैसला, एक मेरा रॉन्ग प्राइसिंग डिसीजन will make my company go into the demand for a product or service is related to its price। हर प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई उसके प्राइस पे बेस्ड होती है, हम सबको पता है। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम मतलब क्या, प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा। सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम मतलब क्या, प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा। ज़्यादा होगा कम होगा, हाँ सही बोला है, ठीक है। इको में पढ़ा ही होगा वैसे भी, और मैंने भी बहुत बार पढ़ा दिया इसको। तो जनरली लोअर द प्राइस हायर वुड बी द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। जैसे ही कम प्राइस रखोगे आप किसी प्रोडक्ट का, ज़्यादा लोग उसे खरीदने के लिए आ जाएंगे। Okay, the marketer have to properly analyze the factors determining the price of a product and make several crucial decisions in this respect, including setting the price objective, determining the price strategies, determining the price and changing the price। So, बहुत सारे फैक्टर्स को आपको क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन इससे सिंपल फैक्टर्स मैंने आपको वैसे ही समझा दिए, रॉ मटेरियल और वो सब चीज़ें वो लिख लेना। चलिए, फिर हमारा प्राइसिंग ख़त्म हो गया और अब हमारा है प्रमोशन। हमारा प्रमोशन नहीं है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हम प्रमोशन पढ़ने वाले हैं। सो अब हम ये पढ़ेंगे, फिर एक आधा और रिमेनिंग है और उसके बाद हमारे फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, इसमें क्या है, सी प्रमोशन। अब मैं कुछ नया करूं और जब तक दुनिया भर को ना बताऊं तब तक क्या दुनिया को पता चलेगा कि मैं कुछ नया कर रही हूं? ऑब्वियसली नहीं। जब भी आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के बताते हैं या फिर मैसेजेस करते हैं तो यूजुअली मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसका प्रदर्शन करती हूँ। सो इससे पता चलता है कि भैया लड़की कुछ कर रही है, कोई पढ़ाने का काम कर रही है ना। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। जब आपको दुनिया को बताना होता है कि हमने कुछ किया है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, हमने कोई सर्विस दी है, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है। सो दे से प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट्स। चलिए पहले यहाँ पे लाइन खत्म करते हैं, ठीक है।
अपने कस्टमर को आप बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो अपने कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं प्रमोशन के थ्रू। अब देखिए, क्या सिर्फ इतना बता देना कि मैं ये काम कर रही हूँ उतने से काम चल जाएगा? नहीं। आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे बेचने के बारे में सोचते हैं। आपने ये तो बता दिया कि मैंने नई एक्टिवा बनाई है या मैंने नई कोई गाड़ी बनाई है। आज परसों ही माई ब्रदर वॉज टेलिंग मी अबाउट वन स्कूटी, अथर करके देयर इज दिस न्यू स्कूटी। सो ही वॉज टेलिंग मी अबाउट द फीचर्स ऑफ दैट स्कूटी। वो स्कूटी ऐसी है कि उसमें क्या है, एक टच स्क्रीन लगी हुई है। जैसे हमारे यहाँ पे वो मीटर लगा होता है, मीटर बोलते हैं क्या, स्पीडोमीटर, जिसपे हम स्पीड चेक करते हैं कि कितनी हाई स्लो जा रही है। तो एक तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, दूसरा उसमें ऐसी टच स्क्रीन लगी हुई है तो यू कैन चेंज स्टफ। आप गाना कौन सा सुनना चाहते हो फ़ोन पे, वो आपको चेंज करने का मौका मिलता है। प्लस ये बैटरी ऑपरेटेड है तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं होगा। सो ऑल दीज थिंग्स ये आपको कस्टमर को बतानी ज़रूरी है। आप सिर्फ इतना मत बताओ कि मैंने स्कूटी बनाई है। मैंने स्कूटी बनाई है और इन फीचर्स के साथ बनाई है, जिसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर्स को पता लगेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूटी से बहुत डिफरेंट है और फिर वो आपसे खरीदने के लिए आएंगे। सो जब भी आप प्रमोशन करने जाते हो, पहली बात तो आपको बताना पड़ता है हमने क्या बनाया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देनी पड़ती, ज़्यादा प्रमोशन नहीं करनी पड़ती। जैसे कि कोविड की जो दवाई है, किसी ने अलग से इसकी पब्लिसिटी नहीं करी कि मैं कोविड की मेडिसिन बना रहा हूँ, मुझसे खरीद लो, ये मेडिसिन का नाम है। नो, लोग खुद ही परचेज कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी नेसेसिटी वाली चीज़ें होती हैं जिसमें प्रमोशन रिक्वायर्ड नहीं होती एज सच, या बहुत बेसिक प्रमोशन से काम चल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों में बेचने के लिए आपको बहुत सारा प्रमोशन करना पड़ता है, जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो ये सारी आइटम्स के बारे में बताना प्रमोशन कहलाया जाता है। एंड परसुएडिंग देम टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स। The 4 important methods of promotion include advertisement, personal selling, publicity and sales promotion. एडवर्टाइज करना, पर्सनल सेलिंग करना, पब्लिसिटी करना और सेल्स प्रमोशन के लिए जाना, ये सारी चीज़ें प्रमोशन के बीच में आती हैं या प्रमोशन का पार्ट मानी जाती हैं। A marketer has to take several crucial decisions in respect of promotion of the products and services, such as deciding the promotion budget, the promotion mix, a combination of promotional tools and this and that. Okay. ये बोलते हैं सिर्फ ये डिसाइड कर लेना कि प्रमोशन करना है, काफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं, जैसे कि प्रमोशन का बजट कितना रहेगा। भाई मैं सोच रही हूँ कि 2 बढ़िया सीरियल्स के बीच में मुझे अपनी ऐड चलवानी है, उन सीरियल्स की टीआरपी मैक्सिमम जा रही है, उनके बीच में अगर मेरी ऐड चलेगी तो ज़्यादातर लोग मेरी ऐड को देखेंगे। हमारी आदत होती है ना, 2 मिनट की ऐड होती है, उसमें अपन यूजुअली स्विच नहीं करते चैनल इधर से उधर। करने की कोशिश भी करें तो हमारे घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो मना कर देती हैं वो काम करने से। सो बेसिकली हम पूरी ऐड देखते हैं 2 मिनट की। तो अगर किसी सीरियल की टीआरपी मतलब सबसे ज़्यादा उसे देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, वो सबसे हाई जा रही है, तो इन दैट सिनेरियो उसके बीच में जो ऐड आएंगी वो भी सब लोग देखेंगे। वो सब लोग देखेंगे तो मतलब पूरा पैसा वसूल हुआ। तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा खर्च भी तो करना पड़ेगा। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे मिठाइयों की बहुत ऐड आने लग जाती है अचानक से। ऐसी मिठाइयाँ जो प्रोटेक्शन के साथ आती है, मतलब उसको आप बहुत टाइम तक चला सकते हो, 7-8 दिन तक चला सकते हो। तो ऐसी दवाई उसकी मिठाइयों की या फिर कुकीज़ की, इन सब की बहुत ऐड आने लग जाती है। उस टाइम पीरियड पे उन कंपनीज का जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई होता है। अब आप देखिए दिवाली पे धड़ाधड़ आपकी ऐड दिखे, उसके लिए आपको दिवाली पे उनको एक्स्ट्रा पैसे भी तो देने पड़ेंगे आपकी ऐड दिखाने के लिए। जैसे आजकल मैं आपको OTT के बारे में बता रही थी कि OTT पे ड्रीम 11 की ऐड आई जा रही है, तो उन्होंने उतना खर्चा भी तो करके दिया है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या आजकल स्कॉलरशिप की एड्स चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने इस टाइम पे खर्चा किया है।
तो आपको अगर अपनी ऐड अच्छे टाइम पे अच्छे ड्यूरेशन के लिए चलवानी है, ज़्यादातर आपकी ऐड दिखे, तो आपको उतना पैसा खर्च भी करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ एड्स होती हैं जो वैसे बहुत लंबी होती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब उन्होंने ऐड के अमाउंट के पैसे कम देना शुरू कर दिया, तो उनका वो कम कट हो जाएगा। ऐसा है, बड़ी ऐड बड़ा पैसा, छोटी ऐड छोटा पैसा। कुछ कुछ एड्स ऐसी होती है जिसमें 1 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा बात बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिनट के कम पैसे देने पड़ेंगे और ज़्यादा मिनट के ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सो सेम इज़ द केस यहाँ पे न्यूज़पेपर की देख लो। न्यूज़पेपर में जब आप पूरे पेज की ऐड देते हो तो आप ज़्यादा पे करते हो, ये भी तो प्रमोशन का तरीका होता है। तो यू विल हैव टू डिसाइड कि प्रमोशन के लिए कितना बजट अलग से निकाल के रखना पड़ेगा, प्लस प्रमोशन किस किस तरीके से करना है। क्या प्रमोशन सिर्फ एक ही तरीके से करना है या फिर अलग अलग तरीके से करना है? अब अलग अलग तरीके से करना है तो मतलब प्रमोशन मिक्स इस्तेमाल कर रहे हो आप। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रमोशन मिक्स, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके आप प्रमोशन कर रहे हो। रेडियो पे ऐड दे रहे हो, टीवी पे दे रहे हो, न्यूज़पेपर में दे रहे हो, ये क्या हो जाएगा? प्रमोशनल मिक्स हो जाएगा कि 3 जरियों का आप इस्तेमाल कर रहे हो ऐड देने के लिए। चलिए आई नो आप थोड़ा सा थक गए होंगे इतना इतना देखते देखते, बट ब्रेक ले लीजिए, बीच बीच में कुछ कुछ पार्ट्स देख लीजिए। ऐसा कीजिए, मतलब वीडियो तो आपको पूरी देखनी है, लेकिन पहले हाफ एन आवर का देख लो, फिर ब्रेक ले लो। मैं बहुत लेट बोल रही हूँ आपको ये बात, बट अभी भी ले सकते हो, ठीक है? तो 2 से 3 हिस्से में काट के उसे देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। यहाँ पे हमें 2 मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? देखिए, मानिए ये एक बिजनेसमैन है। ये कौन है? एक बिजनेसमैन है। अब ये क्या करता है? इसने बनाए हैं कुछ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बना लिए। नाउ ही इज डिसाइडिंग कि इन प्रोडक्ट्स को मैं डायरेक्टली सेलर्स तक भेजूं, डायरेक्टली बायर्स तक भेजूं, या फिर बीच में रिटेलर्स को दूं और वो बायर्स तक पहुंचाएं, या फिर होलसेलर्स को दूं, वो रिटेलर्स को दें और वो बायर्स को दें। देखिए आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारी चीज़ें, तो डायरेक्टली बायर तक पहुंचाना चीज़ कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। आई हैव सीन सो मेनी पेजेस जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर डायरेक्टली सेल करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। बड़े बड़े उन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं, वहीं पे प्रमोशन करते हैं, पूरी फोटोज़ दिखा के इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया हुआ है, और उसके बाद वो अल्टीमेटली वहीं पे ऑर्डर्स लेते हैं और डिलीवर कर देते हैं। तो ऐसे में आप डायरेक्टली बायर्स के साथ कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। दूसरे में आप रिटेलर्स को भेजेंगे और रिटेलर्स बायर्स को देगा। तीसरे में आप होलसेलर्स को बेचेंगे, वो रिटेलर्स को बेचेगा और वो बायर्स को देगा। सो फर्स्ट डिसीजन तो इस बिजनेसमैन को यही लेना पड़ेगा कि इनमें से कौन से वाले तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहता है। इनमें से कौन से वाले तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहता है। ऐसे मान के रखिए कि अगर आपने प्रोडक्ट 50 रुपए का बनाया होगा, आप डायरेक्टली बायर को देंगे तो हो सकता है आप उसे 60 में बेचें, रिटेलर के थ्रू डलवाएंगे तो बायर्स तक वो 70 में पहुंचेगा, होलसेलर्स को इन्वॉल्व करोगे तो हो सकता है 80 रुपए तक बेच जाए। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अपना भी तो प्रॉफिट निकालेगा ना, वो आपके लिए समाज सेवा करने के लिए थोड़ी ना बैठा हुआ है, खुद का भी तो प्रॉफिट कमाएगा। सो प्रॉफिट कमाने के लिए आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और मान लीजिए आपका प्रोडक्ट अगर दिखता ही 60 रुपये वाला है तो कोई 80 रुपये में उसे खरीदना पसंद नहीं करेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा, ये वाला जो वे होगा, वो आपके ऊपर अच्छा नहीं बैठेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। सो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, उसके प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये सारे डिसीजन लेते हैं। ये थी पहली चीज़ जो उसे डिसाइड करनी पड़ती है। ये चीज़ पहली थी जो उसे डिसाइड करनी पड़ती है।
सेकेंड चीज है कि यहां पे प्रोडक्ट बना है यहां पे प्रोडक्ट बना है, कस्टमर हमारा रहता है यहां पे, यहां प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहां हमारा कस्टमर रहता है। उस तक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे कैसे, उस तक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे कैसे, ये भी तो डिसाइड करना है। किस वे से आप कस्टमर तक ये पर्टिकुलर चीज फिजिकली पहुंचवाएंगे, ये हो गया किस साइकिल को आप इस्तेमाल कर रहे हो, किस प्रोसेस को आप इस्तेमाल कर रहे हो। वेरएज ये हो जाएगा किस ट्रांसपोर्टेशन वे से या किस जरिए से फिजिकली प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच रहा है। ये दोनों होते हैं मेजर डिसीजंस जो एक बिजनेसमैन को लेने पड़ते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इट सेज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैनेजिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन is another very important function in the marketing of goods and services. Goods and services की marketing में physical distribution manage करना एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। The two major decision areas under the function include, जो भी अपन ने दो major decision areas पढ़े ना, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। First is decision regarding channels of distribution और मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज कि भैया कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप लेने वाले हैं। अच्छा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, 11th क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, नहीं देखा है तो देख लो वो वीडियो जाके, ठीक है। और दूसरा है फिजिकल मूवमेंट कैसे होगी उस प्लेस से जहाँ पे वो बनते हैं टू अ प्लेस जहाँ पे उसका कंजम्पशन होने वाला है। The important decision areas under physical distribution include managing inventory, that is level of stocks of good, storage and warehousing and transportation of goods from one place to another। ये बोलते हैं important decision area physical distribution में ये रहता है कि आपको इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज करनी है, स्टोर करनी है, वेयर हाउस करनी है, मतलब वेयर हाउस में रखनी है कि नहीं रखनी है, और ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आप डिसाइड करते हो। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे वो वैसे भी आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खत्म होता है, फंक्शन खत्म होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या बोलता है? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में एक ये फंक्शन है, ये लास्ट सेकेंड फंक्शन है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। भाई देखो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे है हमारा प्लांट मतलब पेड़ नहीं, जहाँ पे हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, सही है। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा यहाँ हो रहा है। अब रॉ मटेरियल्स आने वाले हैं, मैं इस प्लेस को बोल देती हूँ फर्स्ट से भोपाल, ठीक है। भोपाल में मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। रॉ मटेरियल्स आने वाले हैं कैलकाटा से, और फिनिश प्रोडक्ट जाने वाले हैं मुंबई। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे? कैलकाटा से आएंगे। फिनिश गुड कहाँ जाएंगे? मुंबई जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक चीज़ें ऐसे तो नहीं होंगी कि भैया हमने लिया शाका बुम बुम की पेंसिल और स्केच और वो संजू ने ऐसे कुछ ड्रॉ किया और रॉ मटेरियल पैदा हो गए, नहीं होगा ना ऐसे। आपको रॉ मटेरियल्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए, जब भी आप किसी शोरूम से कोई फ्रिज, टीवी, कुछ भी ऐसा खरीदते हो तो आपको वो उठवा के लाना पड़ता है, वो कैरियर वाले छोटे से एक टेम्पो में करवाना पड़ता है ना। तो हर एक चीज़ आपको उसी जगह अवेलेबल मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको इधर से उधर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होगा, फर्स्ट रॉ मटेरियल सप्लाई होने वाला और दूसरा फिनिश गुड को उसकी जगह तक पहुँचाने का। ये बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिजिकल मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह।
As generally the users of product, particularly consumer products, are widespread and geographically separated from one place to another. ये बोलते हैं कस्टमर्स हो गए या कोई भी लोग हुआ जो इंटरेस्टेड है, वो सारा जियोग्राफिकली एक दूसरे से अलग प्लेस पे होता है, जिसके कारण हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को इस्तेमाल करना पड़ता है. बेस्ट एग्जाम्पल दिया इन्होंने. क्या एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल, टी प्रोड्यूस्ड इन असम हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड not only within the state but to the other far of places like Tamil Nadu, Punjab, Jammu and Kashmir. अब आप बताइए, जो असम से चाय आती है, दार्जिलिंग से, असम से जो चाय आती है, क्या वो सिर्फ असम और दार्जिलिंग वाले लोग ही इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो पूरे इंडिया में इस्तेमाल होती है. जो कश्मीर से एप्पल आते हैं, क्या सिर्फ वहीं पे खाए जाते हैं? नहीं, पूरे इंडिया में खाए जाते हैं. जो नागपुर के संतरे होते हैं, क्या वो सिर्फ नागपुर में खाए जाते हैं? नहीं, पूरे इंडिया में खाए जाते हैं. तो वो इंडिया तक पहुंचाने का पूरा जो वो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है. और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये भी मार्केटिंग का ही एक फंक्शन है. बहुत सारे लोगों को लगता है ट्रांसपोर्टेशन कैसे मार्केटिंग के फंक्शन में आएगा. बेटा, जब तक सामान आप कस्टमर तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक मार्केटिंग कैसे कंप्लीट होगी? तो पहुंचाने वाला पार्ट मार्केटिंग का ही तो हिस्सा होगा बाय डिफॉल्ट. सो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है? मार्केटिंग का एक फंक्शन है. चलिए, अब थोड़े से एक्साइटेड हो जाइए, नहीं थोड़ा देर बाद होइएगा, क्योंकि एक और पॉइंट है. क्या बोल रहे हैं? A marketing firm has to analyze its transportation needs after taking into consideration various factors such as nature of the product, cost and location of the target market, and take decisions in respect of the mode of transportation to be chosen. ये बोलते हैं भैया, ट्रांसपोर्ट करने के ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. एक ट्रांसपोर्ट होता है फ्लाइट से, एक होता है शिप से, एक होता है ट्रेन से, फिर आता है ट्रक से, फिर गाड़ी से आ सकता है नॉर्मल से. अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा मोड आप सेलेक्ट करेंगे? इसके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना. मुझे जो सामान चाहिए वो अर्जेंटली चाहिए, वो आने वाला है कैलकाटा से और मैं बैठी हूँ भोपाल में, और अर्जेंटली चाहिए बिल्कुल, तो मैं उसको शिप से तो मंगवाऊंगी नहीं कि पूरा घूम के यहाँ से शिप इधर आए फिर उधर से उधर आए, नहीं ना. तो मैं किससे मंगवाऊंगी? मैं मंगवाऊंगी एरोप्लेन से. तो अर्जेंसी के बेसिस पे आई विल डिसाइड कि प्लेन से मंगवाना है या कहाँ से मंगवाना है. ट्रेन से भी मंगवा सकते हैं अगर आप 2-1 दिन वेट कर सकते हो तो. अगर आप बहुत वेट कर सकते हो, 7-8 दिन वेट कर सकते हो, तो ट्रक से मंगवा लो. तो जिस जिस तरह की अर्जेंसी आपको होगी उस तरह का आपको ट्रांसपोर्ट मोड चूज करना पड़ेगा. सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपको चूज करना पड़ता है. चलिए, यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा एक और फंक्शन मार्केटिंग का. अब एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि ये है हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग. सो लास्ट में ये बोलते हैं, यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड देयर सेल और यूज. गुड्स बन गए हैं, गुड्स बिकने वाले हैं या बिक रहे हैं. यूजुअली इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में होता है एक गैप. यूजुअली इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में क्या होता है एक गैप. सो ये गैप में आपके गुड्स कहाँ पड़े रहेंगे? क्या आप उसे कहीं पे भी कहीं पे भी रख देंगे? ऑब्वियसली नहीं ना. आपको उसे अच्छी हालत में रखना है, क्योंकि भैया अभी गुड्स बिके नहीं है, बेचने हैं, तो अच्छी हालत में होंगे तभी बिकेंगे. बेकार हालत में होंगे तो कोई नहीं खरीदेगा. सो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ को या फिर वेयर हाउसिंग को. दे से यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड देयर सेल और यूज. यूजुअली एक टाइम गैप होता है जब गुड्स बन जाते हैं और उन्हें बेचना होता है, उसके बीच में. इट मे बी बिकॉज ऑफ इरेगुलर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स. जैसे कि कंबल बनाए हैं आपने, लेकिन अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो कंबल अभी मार्च के महीने में तो कोई खरीदेगा नहीं. डिमांड कब आएगी उसकी? डिमांड आएगी उसकी नवंबर के आसपास या फिर अक्टूबर के आसपास. कूलर बना रहे हैं आप,
नवंबर का महीना है, इस टाइम पे कोई कूलर खरीदेगा, कोई एसी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। आपको वेट करना पड़ेगा कब तक का? मार्च तक का, या फिर फरवरी एंड तक का। फरवरी एंड में भी बहुत सर्दी होती है, लेकिन कुछ समझदार इंसान उसी टाइम पे ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं क्योंकि सस्ते पड़ जाते हैं थोड़े से, क्योंकि मार्च में तो सीज़न आ जाता है, सीज़न में तो हर एक चीज़ के रेट हाई हो जाते हैं। आप अगर ब्लैंकेट खरीदने नॉर्मल सीज़न में जाएंगे ना, ऑफ सीज़न में, आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑन सीज़न चले गए तो भैया आप लुट के ज़रूर आएंगे। सो बेसिकली ये बोलते हैं कि भैया अगर आप वुलन गारमेंट्स बना रहे हैं, रेन कोट्स बना रहे हैं, तो इनका एक सीज़न होता है जब ये बिकते हैं। रेन कोट्स अब क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेनी सीज़न में होता है, राइट। जैसे मैं बोलूँ, मैं अगर भोपाल की बात करूँ तो मैं भोपाल में जब रोड्स पे जाती हूँ, ठीक है, जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी रेगुलेशन आती है कि अब तो बिना हेलमेट के चालान कटेगा, तो हर एक जगह दुकान, मतलब हर एक स्ट्रीट शॉप पे कौन सी चीज़ टंगी होती है? हेलमेट्स टंगे होते हैं। जब वहाँ पे आता है ऐसा नोटिफिकेशन के, नहीं नोटिफिकेशन क्या, जब सर्दी आई होती है तो वहाँ पे कंबलों की ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें खुल जाती हैं। जब होता है कि भैया गर्मी आ गई है तो कूलर्स की दुकानें लग जाती हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं गर्मी है तो पानी क्या बोलते हैं उसको, नींबू पानी वाले खड़े हो जाते हैं। तो जिस चीज़ की डिमांड होती है उस टाइम पे उसी का बिजनेस होता है ना, उसी टाइम उसकी सेल होती है ना। तो रेस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव टू कीप योर प्रोडक्ट्स इन द स्टोरेज एरिया और द वेयर हाउस एरियाज। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने मेंशन कर दिया है। Then they say in order to maintain smooth flow of product in the market there is need for proper storage of the product। बनाया बिका, बनाया बिका, बनाया बिका। मान लीजिए मशीन खराब हो गई, बना ही नहीं पाए, बिकेगा कैसे? तो स्मूथ फ्लो भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट रखना पड़ेगा अपने स्टोरेज एरिया में। Then further there is a need for storage of adequate stock of goods to protect against unavoidable delays in delivery or to meet contingencies in the demand। सेम चीज़ मैंने अभी आपको बोली। In the process of marketing the function of the storage is performed by different agencies such as manufacturer, wholesaler, retailers। ये बोलते हैं कि भैया सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही वेयर हाउस खोलना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाता है, सीधा होलसेलर को बेच देता है। अब होलसेलर खुद उसको अपने पास रखता है और तब बेचता है जब डिमांड आती है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे वेयर हाउस किसको बनाना पड़ेगा? होलसेलर को बनाना पड़ेगा। या फिर ऐसा मानिए होलसेलर भी आगे बेच देता है, पर रिटेलर उसे दुकान पे तब निकालता है जब उसके पुराने गुड्स बिक जाते हैं। तो उस टाइम बीइंग में उसे क्या करना पड़ेगा? वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही पहुँचती है गाड़ी कहाँ तक? कस्टमर तक। तो ये चीज़ यही बोल रहे हैं। और ये यहाँ पे बोलते हैं कि भैया फाइनली आपके फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग ख़त्म हो गए हैं। आई नो बहुत लेंदी हो गया ये सेशन, बहुत लेंदी हो गया, बट मजबूरी है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। केस स्टडी आती हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते रिस्क लेना अपन, राइट। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी के 2 घंटे ही तो हैं, लगा दिए, इन्वेस्टमेंट ही है, ये मान के चलो। पढ़ाई में ऐसे कुछ भी आप देखते हो तो ये इन्वेस्टमेंट ही होती हैं। वेब सीरीज़ भी तो देख डालते हो ना पूरे 7-7 8-8 घंटे की, एक ही दिन में, एक ही रात में। तो 2 घंटे का लेक्चर देखने में क्या दिक्कत है ना? तो बस आराम से देख सकते हैं। अब अगर आपको डाउट है पूरे उसमें, मतलब इतनी हिम्मत बची है कि डाउट्स वो कर सकते हैं, तो वो लिख दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं वो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। प्लस अगर आपको 11th-12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, मैथ्स किसी में भी कोई भी इशू है तो उसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल्स को रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।